हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। कोको का रिश्ता रोहन कपूर के साथ तय कर दिया था। मिडिल क्लास लोगों के लिए यह बात उतने मायने नहीं रखती हो, पर आज भी दुनिया के हर कोने में बड़े बड़े परिवार अक्सर सिर्फ अपने बच्चों के रिश्ते इसीलिए करते हैं ताकि वे लोग अपना स्टेटस और अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा सकें। और इसमें बात लड़के या लड़की की नहीं होती, उनके परिवार वाले ही उनका सारा डिसीजन लेते हैं। बहुत सारे लड़के के लड़कियां अपने परिवार की इस प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए राजी खुशी से मान जाते हैं, पर कोको जैसी कुछ लड़कियां होती हैं जो अपने सपनों को इस तरह से टूटते हुए नहीं देख सकती। मल्होत्रा परिवार जल्द से जल्द अपना पुराना रुतबा और शोहरत हासिल करना चाहता था और इसीलिए जल्द से जल्द कोको की शादी रोहन से करवाने वाला था। पर उससे पहले ही अनफॉर्चुनेटली रेहान ने उनके इस आइडिया को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और कोको को अपने साथ ले आया। कोको अपने रॉयल परिवार की सबसे खूबसूरत प्रिंसेस थी। काउंसलेट, टाइकून और हजारों यंग लड़के कोको को पाना चाहते थे, पर किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि लास्ट में जाकर उन लोगों को इस देश के सबसे ताकतवर और पावरफुल लड़के रोहन कपूर से मुकाबला करना होगा। कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक होने की वजह से रोहन का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट था और उसके नीचे बहुत सारी कंपनीज काम कर रही थी, जिस वजह से कोई भी उससे टक्कर लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। देश की बड़ी बड़ी कंपनीज जिसमें मिलिट्री इंडस्ट्री, एरोस्पेस इंडस्ट्री और सिविलियन इंडस्ट्री भी रोहन के अंडर ही थी। मिस्टर मेहरा को इस वक्त खुद के ऊपर बहुत गर्व महसूस हो रहा था और वह जोर जोर से हंस रहे थे। अगले ही पल मिस्टर मेहरा अपने बार एरिया में गए और वहां से काफी साल पुरानी एक रेड वाइन की बोतल निकाली और उसे बहुत ही स्टाइल के साथ पीने लगे। इस वक्त उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पूरी दुनिया जीत ली हो। वहीं दूसरी तरफ रेहान अभी भी काफी ज्यादा परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना टाइम बीतने के बाद भी मेहरा परिवार की तरफ से उसके ऊपर कोई अटैक क्यों नहीं किया गया। रेहान ने इतना तो सुना था कि मेहरा परिवार अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है और उनके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेहान ने उनके बेटे को अधमरा करके छोड़ दिया था और फिर भी मेहरा परिवार ने कुछ भी नहीं किया था। हालांकि रेहान को अभी तक एहसास ही नहीं था कि जल्दी ही उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और फिलहाल उसकी जिंदगी में जो शांति है वह भी तूफान के पहले की शांति है। जब से रेहान ने पर्पल स्टार अकेडमी को अपने हाथों में लिया था, तब से पूरे स्कूल का एटमॉस्फेयर ही बदल गया था। स्कूल में बिल्कुल भी कोई शैतानी नहीं करता था। जब से लोगों को पता चला था कि राहुल को स्कूल से निकाल दिया गया है, उसके बाद से जितने भी बच्चे राहुल की तरह बनने की कोशिश कर रहे थे या उस रास्ते पर चल रहे थे, हर कोई संभल गया था। सबको पता चल गया था कि अगर उन्होंने किसी भी तरह की कोई भी गलती की और अगर रेहान को उसका पता चल गया तो वह उन्हें वहीं पहुंचा देगा जहां इस वक्त राहुल और उसके दोस्त एडमिट थे। रेहान ने राहुल के जिन दोस्तों को स्कूल से निकाला था, उनके परिवार वाले भी कुछ हद तक ताकतवर थे, पर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई भी इस वक्त रेहान के खिलाफ जा सके। रेहान के खिलाफ न जाने की एक वजह यह भी थी कि अभी तक मेहरा परिवार ने रेहान पर कोई अटैक नहीं किया था और यह बात रह रहकर हर एक इंसान को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए और फिर भी कुछ नहीं हुआ तो सब लोगों को लगने लगा कि शायद अब यह मामला शांत हो गया है और मेहरा परिवार ने हार मान ली है। वहीं दूसरी तरफ टीना और कोको फिर से स्कूल जाने लगी थी। हालांकि उन लोगों को सेफ रखने के लिए रेहान ने उन्हें कह दिया था कि कोई भी उनमें से कैंपस नहीं छोड़ेगा। हर दिन इन दोनों को लेने के लिए रेहान का प्राइवेट हेलीकॉप्टर आता रहता था, जो इन्हें इनके कैंपस में छोड़ता था और स्कूल खत्म होने के बाद रोज उसी हेलीकॉप्टर से यह लोग वापस घर आ जाया करती थी। रेहान को बस इसी बात का डर था कि कहीं दुश्मन अभी भी अपने मन में बदला लेने की बात रखकर इन लोगों पर नजर ना बनाए हुए हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो शायद रेहान और बाकी सब लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और हो सकता है कि कोको पर कोई अटैक भी कर दे। वहीं दूसरी तरफ कोको को भी पता था कि वह इस वक्त बहुत सारे लोगों के लिए टारगेट बनी हुई है, इसीलिए कोको रेहान की हर एक बात सुनती थी और बिना कोई बहस करें चुपचाप उसके हर एक ऑर्डर को फॉलो करती थी। लंच टाइम पर भी कोको कभी भी स्कूल से बाहर नहीं जाती थी और हमेशा कैंटीन का खाना ही खाती थी। कोको को हमेशा मन ही मन लगता था कि उसने पहले ही रेहान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी कर दी है, इसीलिए वह अब रेहान को किसी और परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। धीरे धीरे टाइम बीतने लगा और फिर कोको भी थोड़ी सी केयरलेस हो गई और इसका सबसे बड़ा कारण उसकी दोस्त कोमल थी,
क्योंकि वह हमेशा ही हर चीज को मजाक में ले जाती थी, जिस वजह से धीरे धीरे कोको भी उसी की तरह थोड़ी सी लापरवाह होने लगी थी। दूसरी तरफ कोमल को लगता था कि जरूर रेहान में कुछ तो अलग है जो लोग जान नहीं पा रहे हैं या वह लोगों को बता नहीं रहा है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं कोमल की क्यूरियोसिटी रेहान को जानने के लिए और ज्यादा बढ़ने लगी थी। कुछ सोचकर कोमल अपनी दोस्त कोको को खींचते हुए स्कूल कैंपस से बाहर ले गई और उसे कहने लगी, चलो ना यार, मुझे अभी अभी पता चला है कि पास में ही एक नई डेजर्ट शॉप खुली है। कोमल की बात सुनकर कोको ने स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कोको का जवाब सुनकर को ने उसे कहा, यार तुम पकती नहीं हो क्या, रोज रोज एक ही कैंटीन का गंदा सा खाना खाते हुए। चलो बाहर चलते हैं, अपना थोड़ा टेस्ट चेंज करते हैं। आज की पार्टी मेरी तरफ से स्कूल में कैंटीन के अंदर जो खाना मिलता था उसकी वजह से बच्चों को हमेशा ही शिकायत रहती थी, और इस बात से पर्पल स्टार एकेडमी जैसे बड़े स्कूल भी बच नहीं पाए थे। हालांकि एक सच यह भी था कि इस कैंटीन में जो खाना मिलता था वह बाकी स्कूल के खाने से तो बहुत ज्यादा अच्छा होता था। इतने टॉप का स्कूल होने की वजह से यहाँ पर खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। वह बात अलग है कि यहाँ के खाने का स्वाद बच्चों को ज्यादा पसंद नहीं आता था, और रोज रोज एक ही जैसा खाना खाकर बच्चे अब उब बने लगे थे। जब से रेहान ने इस स्कूल को अपने हाथों में लिया था तब से इस स्कूल में बहुत सारे चेंजेस हो गए थे, और कुछ चेंजेस कैंटीन में भी हुए थे। यहाँ पर काफी ज्यादा डिलीशियस फूड बनने लगा था जो इस उम्र के बच्चों को पसंद आया करता था। फिर भी यहाँ पढ़ने वाले बच्चे किसी न किसी बहाने से स्कूल के बाहर जाना ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि पूरे दिन स्कूल में रहना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। रेहान के मना करने के बाद कोको सच में बाहर नहीं जाना चाहती थी, पर जिस तरह से कोमल उसे खींचते हुए बाहर लेकर जा रही थी और बार बार उससे रिक्वेस्ट कर रही थी, उसे देखकर कोको ने उससे कहा, 1 मिनट रुक जाओ, मैं एक बार रेहान से फोन करके पूछ लेती हूँ। जैसे ही कोमल ने यह बात सुनी तो उसने अपना मुंह बना लिया और धीरे से बोली, रेहान रेहान रेहान, तुम्हें हर बात रेहान को बतानी होती है। तुम्हें पता भी है अगर इस तरह से हर काम मुझसे पूछकर करोगी तो तुम्हारी अपनी कोई फ्रीडम ही नहीं रह जाएगी। असल में कोमल इस वक्त ये बात इसीलिए बोल रही थी क्योंकि उसे कोको के इतने अच्छे के दोस्त से कभी कभी इड होती थी, और कभी कभी उसे इनकी दोस्ती से जलन भी होती थी। वैसे भी रेहान की इतनी अच्छी पर्सनालिटी थी, वह लाखों लड़कियों के दिल का प्रिंस चार्मिंग था। तभी कोको ने रेहान को फोन कर दिया और एक -2 रिंग जाते ही रेहान ने फोन उठा लिया। हेलो रेहान। कोको की आवाज सुनकर रेहान ने उससे पूछा, कोको क्या तुमने अपना लंच कर लिया? तभी कोको ने थोड़ी धीमी आवाज में कहा, हाँ मैं बस जा ही रही थी, पर कोमल मुझे बाहर खींचते हुए कैंपस के बाहर ले आए और अब कह रही है कि उसे बाहर ही खाना खाने जाना है। यह बात सुनकर रेहान ने अपने मन में सोचा कि कोको भी इतने दिनों से कैंपस में बाहर हो रही होगी। पूरे दिन स्कूल के कैंपस में रहना और उसके बाद घर आ जाना बहुत ज्यादा बोरिंग है, और शायद उसे भी इस वक्त बाहर जाकर रिलैक्स करने की जरूरत है। हर वक्त कैंपस में ही रहना किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है। इस तरह से तो कोको का डर कभी निकलेगा ही नहीं। यही सोचकर रेहान ने उससे कहा, ठीक है तो जाओ बाहर, मैं टाइगर सिक्योरिटी गार्ड को तुम्हारे पीछे भेज देता हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे ही कोको ने ये बात सुनी तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई और खुश होते हुए रेहान को थैंक यू बोलने लगी। जिस तरह से कोको ने थैंक यू कहा था उसकी आवाज में बहुत ज्यादा मिठास थी, जिसे सुनकर रेहान को हंसी आ गई और वह अपने मन में सोचने लगा कि ये जापानी लड़कियां और इनका कल्चर बहुत ज्यादा अच्छा होता है। जैसे ही रेहान और कोको ने फोन रखा तो कोमल ने थोड़ा सा नर्वस होते हुए पूछा, क्या रेहान मांग गया? कोमल का सवाल सुनकर कोको ने खुश होते हुए कहा, हाँ। जैसे ही कोमल ने यह जवाब सुना तो उसने कोको से कहा, तो चलो यहाँ क्यों खड़ी हो, जल्दी चलो। इतना कहकर कोमल ने कोको को स्कूल के बाहर की तरफ हल्के से धक्का दे दिया और दोनों हंसते हुए डेजर्ट की शॉप पर जाने लगी। दूसरी तरफ अभी तक रेहान ने अभिनव को कॉल करके कह दिया था कि कुछ टाइगर सिक्योरिटी गार्ड को लेकर वो कोको को कुछ दूरी से फॉलो करें और उसे प्रोटेक्ट करें। इस स्कूल को खरीदने के बाद रेहान ने अपना सबसे ज्यादा फोकस स्कूल की सिक्योरिटी पर ही किया था। पूरे स्कूल में इस वक्त 1000 से भी ज्यादा टाइगर सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी दे रहे थे, और इसके अलावा कुछ और भी सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर ड्यूटी दे रहे थे जो सिक्योरिटी गार्ड से थोड़े कम स्पेशलिस्ट थे। इस तरह लगभग 3000 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड इस पूरे स्कूल बिल्डिंग को घेर कर खड़े हुए थे और हर कोई इस वक्त अपनी सिक्योरिटी दे रहा था। अगर थोड़ा सा भी रिस्क या डेंजर इन लोगों को दिखाई देता है तो ये लोग तुरंत अलर्ट हो जाते हैं, और इस बात की गारंटी रेहान दे सकता था कि इन लोगों के यहाँ रहते हुए कोको और टीना दोनों को ही कोई भी परेशानी नहीं आ सकती थी।
इतने टाइम बाद स्कूल से बाहर निकलने की वजह से कोको, जो हर वक्त नर्वस रहती थी, अब हल्का हल्का रिलैक्स कर रही थी। काफी दिनों बाद जाकर उसके चेहरे पर हल्का सुकून दिखाई दे रहा था। एक नजर उठाकर कोको ने अपने आसपास देखा, जहां चारों तरफ बहुत सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए थे, जिन्हें रेहान ने उसी की सिक्योरिटी के लिए भेजा था। अपने लिए इतने सारे लोगों को आसपास देखकर कोको ने मन ही मन सोचा कि वाकई उसे दोस्त के तौर पर रेहान जैसा अच्छा इंसान मिला है, जो हर वक्त उसका ख्याल रखता है और उसके बोलने से पहले ही उसकी बहुत सारी ख्वाहिशों को पूरा कर देता है। कोको ने जब देखा कि इतने सारे लोग उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उसका सारा डर बाहर निकल गया और वो धीरे धीरे अपनी बेस्ट फ्रेंड कोमल के साथ आसपास की दुकानों पर खुशी से जाने लगी और घूम घूम कर हर एक चीज को देख रही थी। कुछ दूरी पर चलने के बाद कोको और कोमल दोनों ही उस दुकान पर पहुंच गए, जिसका जिक्र कुछ देर पहले कोमल ने उससे किया था। यह जगह सच में बहुत ज्यादा पॉपुलर थी और यहाँ पर इस वक्त बहुत सारे कस्टमर आए हुए थे, जिनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स थे, और वह भी पर्पल स्टार एकेडमी के स्टूडेंट्स। उस दुकान पर इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी कि इन लोगों को बैठने के लिए कहीं कोई जगह ही नहीं मिल रही थी। यह दोनों ही लगभग 2 घंटे तक लाइन में गलगी रही, तब जाकर इन्हें 2 सीट मिली जहां जाकर ये बैठ सकती थी। वहां जाते ही इन दोनों ने सबसे पहले यहाँ की फेमस पेस्ट्री ऑर्डर की थी और आराम से अपने ऑर्डर का इंतजार करने लगी। अगले ही पल कोको को दुकान के बाहर से बहुत ज्यादा शोर की आवाज आने लगी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें बाहर के लोगों पर ठहर गई। कुछ लोग जो लगातार अंदर आने की कोशिश कर रहे थे और जिन्हें टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अंदर आने से रोक रहे थे, धीरे धीरे आवाज कम होने लगी और कोको ने भी इन लोगों पर और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि तभी कोको को कुछ ध्यान में आया और उसने पीछे पलटकर फिर से उन लोगों के ग्रुप को देखा। उस ग्रुप के पीछे एक बूढ़े आदमी को देखकर कोको एकदम हैरान रह गई और अपनी सीट पर जम गई। दूसरी तरफ पेस्ट्री का ऑर्डर अभी तक तैयार हो चुका था और ऑर्डर लेने के लिए कोमल काउंटर तक चली गई थी। 2-3 मिनट बाद कोमल अपने हाथ में पेस्ट्री लिए हुए वापस अपनी जगह पर आए और खुश होते हुए कोको से बोली, फाइनली यहाँ की सबसे टेस्टी पेस्ट्री तुम्हारे सामने रखी हुई है। कोमल बोले जा रही थी, पर तभी उसकी नजर अपनी दोस्त पर गई, जो न सिर नीचे किए चुपचाप बैठी हुई थी और कुछ नहीं बोल रही थी। उसे इस तरह देखकर कोमल थोड़ा सा परेशान हो गई और परेशान होते हुए बोली, क्या हो गया तुम? अचानक से इस तरह चुपचाप क्यों हो गई? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? कोमल की बात सुनकर कोको ने धीरे से कहा, असल में यहाँ पर बहुत ज्यादा आवाज हो रही है और मेरा सिर दर्द कर रहा है। चलो ना स्कूल में चलकर ये पेस्ट्री खा लेंगे। कोमल को समझ नहीं आ रहा था कि 2 ही मिनट में ऐसा क्या हो गया जो कोको का सिर दर्द करने लगा और उसके चेहरे की मुस्कान एकदम से गायब हो गई। कोमल लगातार उसका चेहरा ही देख रही थी और फिर कुछ सोचकर उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, वैसे भी स्कूल में भी इसका टेस्ट ऐसा ही आने वाला है जैसा यहाँ आ रहा है। हालांकि स्कूल में पहुँचते पहुँचते ये थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी और हमें इसे फ्रिज में रखना होगा। कोमल की बात सुनकर कोको जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हो गई और उससे बोली, कोई बात नहीं, वैसे भी पेस्ट्री खाने से मतलब है, हम वहाँ खा लेंगे। तुम जल्दी से खड़ी हो और यहाँ से चलो। जैसे ही कोमल और कोको उस दुकान से बाहर निकली तो एक टाइगर सिक्योरिटी गार्ड कोको के पास आया और उसके कान में धीरे से बोला, मैडम, कुछ आदमी हैं और इन्हें देखकर लगता है यह यहाँ के नहीं है। ये बार बार आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको अभी और इसी वक्त स्कूल वापस जाना चाहिए। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर कोको ने लाइटली अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं बस वापस जा रही हूँ। तभी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड की नजर कोको के चेहरे पर गई। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन लगातार बदल रहे थे और उसके माथे पर हल्की शिकन भी आ गई थी, जिसे देखकर लग रहा था कि शायद वह बहुत ज्यादा नर्वस है। उसे ऐसे देखकर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, मैडम, डोंट वरी, आप घबराइए मत, हम लोग हैं आपके साथ और हम पूरी तरह आपको प्रोटेक्ट करेंगे। कोई भी आपके आसपास नहीं आएगा। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर कोमल और कोको दोनों उनके साथ वहां से निकल गई और उस स्कूल की तरफ जाने लगी। स्कूल जाते वक्त रास्ते में कोको ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और उसकी परेशानी और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि जो लोग दुकान पर बाहर खड़े होकर उसे ढूंढ रहे थे, वही लोग कुछ दूरी बनाकर अब उसे फॉलो कर रहे थे। कोको और कोमल के साथ आते वक्त टाइगर सिक्योरिटी गार्ड ने उन अनजान लोगों को बहुत ही रावना लुक देते हुए धमकी दी थी कि कोई भी उनका पीछा नहीं करेगा और ना ही कोको के पास आने की कोशिश करेगा। इतना कहकर वह लोग कोको को प्रोटेक्ट करने के लिए आने लगे।
पीछे देखते वक्त अचानक से ही कोको की आंखें उन अनजान लोगों में खड़े एक बूढ़े आदमी से जा मिली, जिसे देखकर कोको घबरा गई और तुरंत अपना चेहरा आगे कर लिया और अपने पैरों की स्पीड को स्कूल जाने के लिए बढ़ा दिया। एक तरफ टाइगर सिक्योरिटी गार्ड पूरी तरह से कोको को प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ वो अनजान लोग लगातार कोको को फॉलो कर रहे थे, जिसे कोको ने देख लिया था, पर कोमल ये नहीं देख पाई थी। इसीलिए जब उसने देखा कि कोको जल्दी जल्दी चल रही है, तो उसने हटते हुए उससे कहा, क्या हो गया कोको, तुम इतनी ज्यादा अनकंफर्टेबल क्यों लग रही हो? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तुम इतनी जल्दी जल्दी क्यों चल रही हो? मेरी तो सांस फूलने लगी है। कोमल का सवाल सुनकर भी कोको ने कोई जवाब नहीं दिया और कुछ ही देर बाद दोनों स्कूल बिल्डिंग में एंटर कर गई। जैसे ही कोको स्कूल के अंदर पहुंची, तब जाकर उसने सुकून से लंबी लंबी सांसें ली। अगले ही पल उसे कुछ याद आया और वो पीछे मुड़कर देखने लगी। हालांकि पीछे अब वो लोग नहीं थे जो कुछ देर पहले तक उसका पीछा कर रहे थे। अगली नजर कोको की टाइगर सिक्योरिटी गार्ड की तरफ गई, जो बहुत ही क्लोजल स्कूल की पेट्रोलिंग कर रहे थे। उन लोगों को देखकर और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर कोको समझ गई थी कि जरूर वो लोग इन लोगों से डर गए होंगे और इसीलिए उन लोगों ने और ज्यादा कोको का पीछा नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ कोको को पता भी नहीं चला और टाइगर सिक्योरिटी गार्ड ने आज जो कुछ भी हुआ उसकी रिपोर्ट रेहान को दे दी थी और साथ ही साथ कुछ तस्वीरें भी रेहान को भेजी गई थी। रेहान अपने घर में इस वक्त ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठा हुआ था और उसके बगल में ही मैगी खड़ी हुई थी, जो एक तस्वीर पर पॉइंट करते हुए रेहान से कह रही थी, हमने पहले ही इन दोनों आदमियों की इन्वेस्टिगेशन कर ली है और हमें पता चला है कि यह दोनों मेहरा परिवार के लोग हैं। हालांकि उनके साथ जो 3 लोग हैं उनके बारे में अभी भी पता नहीं चल पाया है। रेहान ने एक फोटो को बहुत ध्यान से देखा और इसके बाद उसे पास में रखी हुई टेबल पर फेंक दिया और जोर जोर से हंसते हुए बोला, यह मेहरा परिवार इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। मुझे तो लगा था कि वाकई ये मामला अब शांत हो चुका है, पर लगता है कि स्कूल को प्रोटेक्ट करने का मेरा डिसीजन बिल्कुल ठीक था। रेहान की बात सुनकर मैगी ने सहमत होते हुए कहा, आपकी बात सही है बॉस, पर अभी भी इन 3 लोगों की पहचान करना बाकी है। इतना तो मुझे समझ आ गया है कि इन 3 लोगों का मेहरा परिवार से कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है, इसीलिए उनके आदमी यहाँ इन लोगों के साथ हैं। अगर हम अपने बॉडीगार्ड को वहां से हटा देते हैं तो ये लोग जरूर कोको पर हमला करेंगे। मैगी की बात सुनकर रेहान ने उससे कहा, मुझे पहले ही इन सब के बारे में पता था और मुझे लगा ही था कि यह श्रीकांत मेहरा इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा, क्योंकि इसकी अपने बेटे में जान बसती है और फिर हमने तो इसके बेटे के साथ इतना कुछ किया है कि यह इतनी आसानी से भूलेगा नहीं। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ पल के लिए सोचा और उसके बाद कहा, बॉस आपकी बात सही है, पर अगर आप कहे तो क्या हम एक बार श्रीकांत मेहरा को वार्निंग दे दें, क्योंकि अगर हम अभी ऐसा कर देते हैं तो ये लोग ज्यादा आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करेंगे और फिर भी अगर नहीं मानते हैं तो हम पहले एक्शन ले लेंगे ताकि हमें ज्यादा नुकसान ना उठाना पड़े। मैगी की बात सुनकर रेहान कुछ देर सोच में पड़ गया और उसने अपने मन में सोचा कि कहीं ना कहीं बात सही है और वैसे भी जितना रेहान ने पता लगाया था उस हिसाब से श्रीकांत मेहरा बहुत दिमागदार आदमी है और इतनी आसानी से किसी भी चीज में हारता नहीं है। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वह बहुत आराम से सोच समझकर अपना हर एक कदम उठाता है। और फिर रेहान ने जब से उसके बेटे की ऐसी हाल की है तब से उसका कुछ भी ना करना कहीं ना कहीं इस बात को इंडिकेट करता है कि श्रीकांत मेहरा बहुत जल्द कुछ बहुत बड़ा करने वाला है, जिसका अंदाजा शायद अभी तक उसे नहीं है। और कहीं ना कहीं इस आदमी से डील कर पाना रेहान के लिए भी आसान नहीं होने वाला था। और फिर मंगी ने अभी अभी जो कहा उस बात में भी काफी ज्यादा सेंस था। श्रीकांत मेहरा की तरफ से अटैक होने का इंतजार करने से अच्छा है कि खुद ही पहल करते हुए उन लोगों को वार्निंग दे दे। कुछ सोचकर रेहान ने मैगी से कहा, विवान से कहो मुझसे आकर मिले। रेहान के ऑर्डर देते ही कुछ देर बाद विवान उसके पास आ गया। रेहान ने अपना सारा काम इस आइलैंड पर शिफ्ट कर लिया था और रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड अब टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स का हेडक्वार्टर बन चुका था, जिन मेंबर के पास इस वक्त कोई भी मिशन नहीं था। वे सब लोग यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहे थे। विवान जो टाइगर सिक्योरिटी गार्ड का चीफ था और इन सब लोगों का इंचार्ज था, इस वक्त वह भी इस आइलैंड पर ही मौजूद था। अंदर आते ही रेहान को देखकर पहले विवान ने ग्रीट किया और उसके बाद रेहान से पूछा, बॉस बताए मेरे लिए क्या काम है। रेहान ने अगले ही पल थोड़ा गुस्से से विवान से कहा, आज कोको काफी टाइम बाद स्कूल से बाहर निकली थी और कुछ दुकानों पर घूम रही थी। उसी दौरान मेहरा परिवार के लोग उसका पीछा कर रहे थे। तुम अभी और इसी वक्त वहां जाओ और मेहरा परिवार को धमकी और वार्निंग देकर आओ और उनसे कहो कि अभी और इसी वक्त अपनी हद में रहे, वरना रेहान मित्तल अगर अपनी पर आ गया तो इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। रेहान की बात सुनकर विवान ने तुरंत कहा,
ओके बॉस, मैं अभी जाता हूँ और उन लोगों को वार्निंग देकर आता हूँ। और इतना कहकर बिना 1 मिनट भी देर करे विवान वहां से चला गया। विवान हमेशा से ही इस तरह के काम करता आया था, इसीलिए उसे रेहान का दिया हुआ काम करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही थी और वह तुरंत ही उस काम को करने के लिए चल पड़ा। रात को कोको और टीना भी घर पहुंच गए थे और इस वक्त डाइनिंग टेबल पर टीना बहुत जल्दी खाना खा रही थी। जैसे ही टीना ने अपना खाना खाया तो वह तुरंत वहां से खड़ी होकर मिहिका को ढूंढने के लिए चली गई ताकि अपना होमवर्क पूरा कर सके। इस वक्त टीना हर काम काफी जल्दी कर रही थी और यह देखकर रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि जब से रेहान टीना के स्कूल में उसके स्कूल टीचर से मिलकर आया है तब से टीना के अच्छे दिन पूरे हो गए थे और अब उसका हेक्टिक टाइम शुरू हो चुका था। उसकी स्कूल टीचर्स टीना को इतना होमवर्क देती थी कि वो पूरे दिन किसी और चीज में अपना मन ही नहीं लगा पाती थी और हर वक्त अपना काम करने में लगी रहती थी और साथ ही साथ उसे हाई ग्रेड के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलते थे, जिससे उसका दिमाग और ज्यादा शार्प होता जा रहा था। रेहान जब से टीना की स्कूल टीचर से मिलकर आया था उसके बाद से टीना की सिंपल और मौज मस्ती वाली लाइफ पूरी हेक्टिक हो गई थी। स्कूल जाने के बाद हमेशा मस्ती करने वाली टीना के पास इस वक्त इतना वक्त भी नहीं था कि वह ठीक से अपना खाना खा सके, क्योंकि उसे इतना ज्यादा होमवर्क दिया जाता था कि उसके पास कुछ और करने के लिए वक्त ही नहीं रहता था। जैसे ही टीना वहां से गई तब जाकर रेहान ने देखा कि कोको आज बाकी दिनों से थोड़ी अलग दिख रही थी और उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। इस वक्त कोको अपने आप में ही खोई हुई थी और खाने पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त ना जाने उसके दिल में क्या चल रहा था जो वह सूप को इस वक्त नूडल्स की तरह खा रही थी। कोको को इतना परेशान देखकर रेहान ने उससे पूछा, क्या बात है कोको, क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? अचानक रेहान का सवाल सुनकर कोको अपने ख्यालों से बाहर आए और हिचकचते हुए बोली, नहीं। कोको को इस तरह से हड़बड़ाता हुआ देखकर रेहान ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है और वैसे भी मैं जानता हूँ तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता है। तुम जो भी सोच रही हो वह सब कुछ तुम्हारे चेहरे पर दिखाई दे रहा है। रेहान की बात सुनकर कोको थोड़ा सा परेशान होती हुई और अपना सिर नीचे करते हुए बोली, रेहान प्लीज मुझसे झूठ मत बोलना, अगर मैं तुमसे कोई बात छुपाऊंगा हो जाओगे। ऐसा सवाल सुनकर पहले तो रेहान सोचने का नाटक करने लगा और उसके बाद हंसते हुए वो नाराज होगा या नहीं, यह बात तो इस बात पर डिपेंड करती है कि तुम कितनी बड़ी बात मुझसे छुपा रही हो। रेहान की बात सुनकर कोको ने धीरे से कहा, ऐसा समझ लो कि अगर मैं यह कहूँ कि मैंने कभी भी तुम्हें अपनी असली पहचान नहीं बताई है। तो कोको की बात सुनकर रेहान ने अचानक से ही उससे कहा, अच्छा वह तो मुझे पहले से पता है कि तुम जापान की प्रिंसेस हो। जैसे ही कोको ने रेहान के मुंह से यह बात सुनी तो एकदम दंग रह गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसने घबराते हुए हैरानी से पूछा, तुम ये बात जानते थे? कोको का सवाल सुनकर रेहान ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, मुझे यह बात बहुत पहले पता चल गई थी। असल में जब से रेहान कोको को अपने साथ इंडिया लेकर आया था तभी मैगी कोको की आइडेंटिटी पता करने के लिए जापान गई थी। उस वक्त रेहान को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोको की असली पहचान क्या है और वो कौन है, और ना ही उसने कोको के बारे में पता करने के लिए मैगी से कहा था। पर मैगी रेहान की पर्सनल बॉडीगार्ड थी और वह ऐसे ही किसी को भी रेहान के आसपास पूरे दिन नहीं रहने दे सकती थी, क्योंकि अगर रेहान को कुछ भी हुआ तो उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी मैगी की बनती थी। रेहान अगर मैगी को मना कर देता तो भी मैगी अपने दम पर सारी इन्वेस्टिगेशन करके ही रहती। जब मैगी को कोको की असली पहचान पता चली तो वह एकदम हैरान रह गई थी, क्योंकि कोको जापान की रॉयल फैमिली मल्होत्रा परिवार की प्रिंसेस थी। और जो बात इससे भी ज्यादा शॉकिंग थी वह यह थी कि जापान का कंट्रोलर और बिजनेस टाइकून रोहन कपूर कोको से शादी करना चाहता था और इस शादी से बचने के लिए ही कोको रेहान के साथ यहाँ इंडिया आई थी। वैसे तो कोको अनजाने में ही रेहान से मिली थी, पर फिर भी रेहान की अच्छाई देखकर और उस पर विश्वास करके कोको यहाँ आ गई थी। जैसे ही मैगी को यह सारी बात पता चली तो वह तुरंत रेहान को यह बात बताने आ गई। हालांकि अभी तक बहुत सारी बातें उनके हाथ से निकल चुकी थी। भले ही अनजाने में कोको को रेहान अपने साथ यहाँ लेकर आया था और उसकी मदद कर रहा था, पर बिना उसकी मर्जी के वह इस तरह डरकर या किसी और कारण से कोको को वापस नहीं भेज सकता था। ना ही कोको ने खुद रेहान को यह बात बताई और ना ही रेहान चाहता था कि कोको को पता चले कि उसे पहले से ही उसकी असली पहचान पता है। यह दोनों एक दूसरे को इस तरह प्रिटेंड कर रहे थे जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं है। और रही बात इसकी कि रेहान ने जापान की राजकुमारी को वहां के प्रिंस से अलग किया था, तो इस बात को रेहान ने बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर प्रिंसेस खुद ही वहां नहीं रहना चाहती है तो इसमें रेहान भी क्या कर सकता है। हाँ,
अगर रोहन कपूर में हिम्मत है तो वह रेहान के शहर में आए और उससे लड़े, तब रेहान मानेगा। वहीं दूसरी तरफ जापान में यहाँ के प्रिंसेस का गायब होना और अपनी शादी से भाग जाना बहुत बड़ी बात थी, जिसे कपूर परिवार और मल्होत्रा परिवार इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता था। वैसे तो इस वक्त जापान के दोनों ही रॉयल परिवार की हालत काफी ज्यादा खराब थी, पर फिर भी कोई भी इस बात को पब्लिक नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर जापान के आम लोगों को पता चला कि यहाँ की प्रिंसेस अपनी ही शादी से भाग गई है, तो शायद ये बहुत ज्यादा बड़े अपमान की बात हो जाएगी, जिसे इस वक्त दोनों रॉयल फैमिली हैंडल नहीं कर सकती थी। अगर गलती से भी ये बात न्यूज में आ गई या पब्लिक हो गई तो मल्होत्रा परिवार की सारी इज्जत, सारा रुतबा मिट्टी में मिल जाएगा। और रही बात की खानदान की, तो वह इस बात को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा, क्योंकि जापान का कंट्रोलर अगर अपनी होने वाली वाइफ पर कंट्रोल नहीं कर पाया तो उसके लिए ये बहुत शर्म की बात होगी। इन दोनों ही परिवारों ने सीक्रेट तौर पर अपने अपने आदमी पूरे देश में फैला दिए थे, जो हर जगह कोको को ढूंढ रहे थे। इनफैक्ट देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इनके लोग फैल गए थे, जो काफी लंबे टाइम से इस बात का पता लगा रहे थे कि प्रिंसेस कहाँ है। हालांकि अभी तक इस बात का किसी को पता नहीं चला था। दोनों ही परिवारों ने कभी नहीं सोचा था कि अचानक से ही उन्हें कोको के इंडिया में होने का पता चलेगा, और वह भी उन्हीं के किसी बिजनेस अलायंस से। इन लोगों को अभी तक यह भी पता चल गया था कि कोको यहाँ इंडिया में रेहान नाम के एक लड़के के साथ रह रही है। दोनों ही परिवार ये सोचकर घबरा रहे थे कि अगर यह बात सच निकली तो यह दोनों रॉयल परिवार किसी को भी अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि इनकी रॉयल फैमिली की प्रिंसेस शादी से पहले इंडिया में किसी अनजान लड़के के साथ रह रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब रोहन को यह बात पता चली तो गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं और मुट्ठी भींच गई। रोहन इस वक्त इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसने बिना किसी चीज की परवाह करें और बिना रॉयल संस्कारों की परवाह करें गुस्से से मल्होत्रा हाउस चला गया और तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, वह मल्होत्रा परिवार की रॉयल फैमिली में हर एक इंसान से इस वक्त एक्सप्लेनेशन मांग रहा था कि किस वजह से और क्यों कोको इंडिया में किसी और लड़के के साथ रह रही है। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा परिवार भले ही रॉयल परिवार था, पर फिर भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह रोहन कपूर का सामना कर सके, और इसीलिए उन्होंने पहले खुद को शांत किया और उसके बाद रोहन कपूर से कहा कि जरूर इन्फॉर्मेशन में कोई ना कोई गलती है, वरना उनकी बेटी इस तरह से किसी गैर मर्द के साथ नहीं रहती। और उन लोगों ने यह भी कहा कि वह भी अपनी तरफ से अपने लोगों को इंडिया भेज रहे हैं, ताकि इस बात का कंफर्मेशन मिल सके कि जो इन्फॉर्मेशन क्लू उन्हें मिला है वह सच है भी कि नहीं। इस वक्त रॉयल फैमिली के कुछ खास लोग इंडिया आए हुए थे। हालांकि उन लोगों को इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता था, और इसलिए वे लोग मेहरा परिवार के लोगों की मदद ले रहे थे। मेहरा परिवार तो चाहता ही यही था, इसीलिए वो दिल खोलकर उन लोगों की मदद कर रहा था और कोको को ढूंढते हुए कोको के स्कूल तक जा पहुंचा था। हालांकि वहां की टाइट सिक्योरिटी देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लोग अंदर जा सके एक बार के लिए। तो वह बूढ़ा आदमी जिसे देखकर कोको बहुत ज्यादा घबरा गई थी, वो कोई और नहीं बल्कि रॉयल परिवार का सबसे पुराना मैनेजर था, जो काफी साल से मल्होत्रा परिवार के लिए काम कर रहा था। और कोको उस आदमी को अच्छी तरह से पहचानती थी। वो आदमी एक बार के लिए तो इंडिया में अपने कुछ लोगों की मदद लेकर स्कूल में एंटर करना चाहता था, पर तभी उसकी नजर कोको और कोमल पर पड़ी, जो दोपहर के टाइम पर अपने स्कूल से बाहर डिजर्ट शॉप पर जा रही थी। अभी तक इस मैनेजर को यह बात कंफर्म हो चुकी थी कि यह उन्हीं की रॉयल प्रिंसेस कोयल मल्होत्रा है। एक बार के लिए तो मैनेजर ने सोचा कि कहीं उसके अचानक आ जाने से कोयल डर ना जाए, इसीलिए उसने चुपचाप उसका पीछा किया और शॉप में अंदर जाने लगा। हालांकि उस जगह पर भी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें रोक लिया था, और तभी उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड ने उनसे कहा, यहाँ पर ज्यादातर सभी लोग हमारे स्कूल के स्टूडेंट हैं, इसीलिए तुम्हारे जितनी ज्यादा उम्र के इंसान को यहाँ देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हो रही है, और साथ ही साथ तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन और तुम्हारे साथ आए हुए लोग भी मुझे पॉजिटिव वाइब नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए तुम में से कोई भी अंदर नहीं जाएगा। उसी वक्त मैनेजर और टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच में बहस शुरू हो गई, और जब आवाज तेज होने लगी तो यह आवाज कोको के कानों में पड़ गई, और बाहर अपने घर के मैनेजर को देखकर कोको एकदम से हैरान हो गई। कोको ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि उसके लोग उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। एकदम से रॉयल फैमिली के लोगों को यहाँ देखकर कोको परेशान हो गई और पैनिक करने लगी, और इसीलिए उसने कोमल को कहा कि वह यहाँ पर और ज्यादा नहीं बैठना चाहती है। दोपहर से रात हो गई थी, पर अभी तक कोको की बेचैनी कम नहीं हुई थी। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। कोको किसी भी हालत में जापान वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका परिवार बिना उसकी मर्जी के रोहन कपूर से उसकी शादी करवा देगा।
और कोको रोहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। यहाँ इंडिया में रेहान के साथ रहते हुए कोको को कोई भी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने पड़ते थे। वह अपनी मर्जी से और आजादी से कहीं भी आ जा सकती थी और ना ही उसे अपने परिवार की झूठी परंपराओं को मानना पड़ता था। भले ही दोस्ती के रिश्ते से ही सही, पर कोको अब यहीं पर रेहान के साथ ही रहना चाहती थी। कोको यह सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी अगले ही पल उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर उसके परिवार को ये पता चल गया है कि वह इंडिया में यहाँ पर है, तो ये भी पता होगा कि वही इस वक्त रेहान के साथ है और हो सकता है कि उसका परिवार रेहान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। राहुल के साथ जो कुछ भी हुआ था वह बात अभी तक ठीक से सुलझी भी नहीं थी कि एक और प्रॉब्लम अब रेहान के लिए खड़ी होने वाली थी और यह सब कुछ कोको की वजह से हो रहा था। ऐसा उसे लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से रेहान की मदद करें और किस तरह से इन सब चीजों से बाहर निकले। शुरू में तो कोको को बुरा लग रहा था कि उसने रेहान से अपनी असली पहचान छुपाई, पर आज मैनेजर को देखकर उसने डिसाइड कर लिया था कि वह अपनी असली पहचान रेहान को बता देगी। पर लास्ट में जाकर उसे पता चला कि रेहान तो पहले से यह सब कुछ जानता है। अब कोको और ज्यादा खुद को रोक नहीं सकती थी, इसीलिए वह जोर जोर से रोने लगी और उसने रेहान को बताया कि आज उसकी मुलाकात रॉयल फैमिली के मैनेजर से हुई थी। रेहान ने जब देखा कि कोको लगातार रोए जा रही है तो उसने उसे गले लगाते हुए और चुप करवाते हुए कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? वैसे भी तुमने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, क्योंकि मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुम कौन हो, इसीलिए तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, अब तुम मेरे साथ यहाँ रह रही हो, इसलिए तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ यहाँ पर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। इस वक्त कोको काफी ज्यादा घबराई हुई थी और डर रही थी। इस पर रेहान उसे शांत रहने के लिए कह रहा था। रेहान की बातें सुनकर कोको ने रोते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता रेहान कि मैं अपनी शादी से भाग कर आई हूँ और यह बात रोहन कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब जब उसे पता चल गया है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रह रही हूँ तो पता नहीं वह क्या करेगा। मुझे तो यहाँ से लेकर जाएगा ही, साथ ही तुम्हारे लिए भी वह बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर देगा। मेरी वजह से तुम हर दिन एक नई मुसीबत झेलनी पड़ रही है। कोको की बात सुनकर रेहान ने हंसते हुए कहा, तुम रेहान मित्तल को जानती नहीं हो, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ तुम्हारा। वह रोहन कपूर और तुम्हारी रॉयल फैमिली, तो क्या अगर उनके जैसे 10 परिवार और आ जाए तो भी कोई भी मुझे हरा नहीं सकता है और न ही कोई तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें यहाँ से लेकर जा सकता है। इसलिए चिंता मत करो और शांत हो जाओ। रेहान की बातें सुनकर कहीं न कहीं कोको को हिम्मत मिली थी और कुछ देर के लिए वह शांत हो गई थी। उसे शांत करवाने के बाद रेहान ने उसे के कमरे में भेज दिया और कुछ सोचते हुए अपने स्टडी रूम में वापस आ गया। स्टडी रूम में इस वक्त मैगी भी वहीं पर खड़ी थी और रेहान को कुछ सोचता हुआ देखकर वह समझ गई थी कि रेहान क्या सोच रहा है। इसीलिए उसने रेहान से कहा, बॉस, आज जो कुछ भी हुआ वह काफी ज्यादा अजीब है। रेहान अभी भी गहरी सोच में डूबा हुआ था और जैसे ही उसने मैगी की बात सुनी वैसे ही अपने होश में वापस आते हुए उसने कहा, हाँ, शायद तुम सही कह रही हो, आज जो कुछ भी हुआ वह वाकई में बहुत अजीब था। इतना कहकर रेहान उन तस्वीरों को देखने लगा जो सुबह मैगी ने रेना को दी थी। रेहान ने मैगी से उस फोटो में देखते हुए कहा, यह बात तो हमें पता चल गई कि इस फोटो में जो 2 लोग हैं वह मेहरा परिवार के भेजे हुए लोग हैं। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कहा, बॉस, जितना हमें टाइगर सिक्योरिटी गार्ड की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पता चला है, यह दोनों ग्रुप के लोग अचानक से एक दूसरे से नहीं टकराए थे, बल्कि शुरू से ही मेहरा परिवार के लोग और जापान से आए हुए लोग एक साथ कोको को ढूंढ रहे थे। मैगी की बात सुनकर रेहान ने एक पल के लिए सोचा और फिर हंसते हुए बोला, जरूर, सबसे पहले इस बात का पता मेहरा परिवार ने ही लगाया था कि कोको यहाँ हमारे साथ रह रही है और उसी ने जापान में रॉयल फैमिली को इस बारे में बताया होगा। वाकई में क्या रास्ता निकाला है। श्रीकांत मेहरा ने इसी वजह से वह इतने टाइम से चुप बैठा था और हमसे कोई बदला नहीं ले रहा था। रेहान की बात सुनकर मैगी ने उससे कहा, बॉस, क्या आप यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मेहरा परिवार आप पर अटैक करने के लिए जापान की रॉयल फैमिली का इस्तेमाल कर रहा है? मैगी का सवाल सुनकर रेहान ने उससे कहा, हाँ, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जापान का रॉयल परिवार बहुत बड़ा है और वह इस बात को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। रेहान की बात सुनकर मैगी ने परेशान होते हुए कहा, जाने तो इस मामले को रोहन कपूर भी नहीं देगा। बॉस, आफ्टर ऑल कोको उसकी मंगेतर है और वह अपनी शादी से भागकर यहाँ आए हैं। रेहान ने थोड़ा हंसते हुए कहा, मानना पड़ेगा, इस श्रीकांत मेहरा को क्या खेल खेला है। इसने मुझे तो लगता था कि इसमें दिमाग ही नहीं है, पर इसके दिमाग के आगे तो मुझे भी एक बार सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
एक तरफ इसने जापान की रॉयल फैमिली को हमारे पीछे लगा दिया और दूसरी तरफ जापान के कंट्रोलर को, और दोनों ही हमें इतनी आसानी से इस मामले में से निकलने नहीं देंगे। इस आदमी ने मुझसे अपना बदला पूरा करने के लिए और मुझे मारने के लिए काफी सही तरीका निकाला है। रेहान की बात सुनकर मैगी को भी हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, फिर तो इस मेहरा परिवार के साथ साथ जापान के कपूर खानदान और मल्होत्रा परिवार ने भी आपको बहुत अंधस्तिमित किया है, क्योंकि इनमें से कोई भी कभी भी आपको नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आप कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। मुझे तो अब भी से उस पर तरस आ रहा है जिसने इतनी प्लानिंग करके आपको फंसाया, बट जल्दी ही उसका ये प्लान फ्लॉप होने वाला है। शायद ही दुनिया में कोई और इंसान हो जो पूरे देश की ताकत को अग्नो करने की हिम्मत रखता हो, क्योंकि रेहान एक ऐसा इंसान था जो ये हिम्मत भी रखता था और ऐसा कर भी सकता था। क्योंकि इस दुनिया पर राज करने वाले मित्तल परिवार का वंशज होने के नाते रेहान को हराना इतना आसान नहीं था। मैगी की बात सुनकर रेहान ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कह सकती हो, क्योंकि अगर देखा जाए तो मेहरा पर के मुकाबले मल्होत्रा परिवार और कपूर परिवार बहुत ज्यादा खतरनाक है और बहुत ज्यादा ताकतवर भी है। और मैं इस बात को मानने से मना नहीं कर सकता कि इस श्रीकांत मेहरा ने मुझे हराने के लिए काफी अच्छी चाल चली है। उसने मेरे सामने 2 सबसे पावरफुल अपोनेंट्स को लाकर खड़ा कर दिया, और ये सब करने में उसे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। बिना हम दोनों की लड़ाई में पड़े ही वह आराम से पॉपकॉर्न खाते हुए हम लोगों को लड़ते हुए देख सकता है और एंजॉय भी कर सकता है। रेहान समझ रहा था कि अगर श्रीकांत मेहरा का यह हमला बिल्कुल सही ही निशाने पर लगा तो रेहान इस बार इतनी आसानी से बचकर नहीं जा पाएगा और जापान के 2 सबसे बड़े और खतरनाक परिवार के सामने हो सकता है कि उसे झुकना पड़ जाए, क्योंकि रेहान उन सब लोगों से मिला नहीं था और अपने दुश्मन को कम समझने की गलती करना रेहान ने सीखा ही नहीं था। रेहान अपने मन में यह भी सोच रहा था कि अगर किसी भी तरह से वह इन दोनों रॉयल परिवार के अटैक को अपने ऊपर होने से रोक लेता है तो मेहरा का सारा प्लान खराब हो जाएगा, और हो सकता है कि अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकालने के चक्कर में यह दोनों रॉयल परिवार मेहरा के साथ कुछ ऐसा कर दे जो वह अपनी जिंदगी में भी नहीं सोच सकता हो। एक तरफ मेहरा सोच रहे थे कि उनके इस प्लान के बारे में रेहान कभी नहीं जान पाएगा और वह अपना खेल आसानी से खेल जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ रेहान को मेहरा के प्लान के बारे में अच्छे से पता चल चुका था। हालांकि इस वक्त उसके पास इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए कोई भी सल्यूशन नहीं था। भले ही रेहान मित्तल परिवार का बेटा है, पर फिर भी उसकी ताकत लिमिटेड है, क्योंकि इस वक्त रेहान मित्तल परिवार से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं था। और अगर उसकी इंडिविजुअल ताकत की बात की जाए तो कहीं ना कहीं रेहान यह समझ रहा था कि वह एक वक्त पर आकर जापान की दोनों रॉयल परिवार की ताकत के सामने कमजोर पड़ सकता है। एक बार के लिए रेहान के मन में यह ख्याल आया कि अगर रेहान चाहता है कि वह किसी भी तरह से इन दोनों रॉयल परिवार से हार ना माने और खुद पर कोई मुसीबत ना आने दे, तो उसे कोको को वापस जापान भेज देना चाहिए। हालांकि यह कुछ ऐसा था जो रेहान कभी नहीं कर सकता था। हालांकि जल्दी ही रेहान ने अपने इन ख्यालों को खुद से दूर कर दिया। रेहान अपने मन में सोचने लगा कि अगर एक बार इस बात को मान भी लिया जाए और कोको वापस जापान चली भी जाए, तो भी रोहन कपूर का परिवार रेहान को इतनी आसानी से माफ नहीं करेगा और ना ही उसे इतनी आसानी से जाने देगा, क्योंकि रोहन के सिर पर इस वक्त जापान का सबसे फेमस ग्रीन कैप है, जिसका मतलब साफ है कि जब तक रोहन के सिर पर वह कैप रहेगी तब तक रोहन किसी भी चीज में अपनी हार नहीं मानेगा। इस वक्त रेहान के दिमाग में अलग अलग तरह के ख्याल आ रहे थे, पर किसी भी प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं आ रहा था। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि अभी वो कुछ नहीं सोचेगा और रियल सिचुएशन के आने का इंतजार करेगा, ताकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ बेहतर डिसीजन ले सके। और रही बात मेहरा परिवार की, जो बिना वजह रेहान के लिए इतनी ज्यादा मुसीबतें खड़ी कर रहा था, उसे रेहान इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता था। रेहान ने अपनी घड़ी की तरफ देखा, जिसमें साफ पता चल रहा था कि विवान को गए हुए काफी टाइम हो गया है और जल्दी ही वह मेहरा परिवार के हॉस्पिटल में पहुंच गया होगा और इस वक्त अपना एक्शन ले रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में राहुल अभी भी बेड पर लेटा हुआ था। उसे इतनी ज्यादा चोट आई थी कि इन सबको ठीक होने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था। रेहान ने उसे इतनी बुरी तरह से मारा था कि हर वक्त राहुल को ऐसा लगता था जैसे उसका शरीर आग में जल रहा हो, पर फिलहाल राहुल कुछ नहीं कर सकता था। इसीलिए अपना टाइम पास करने के लिए वह हर वक्त फोन पर कुछ न कुछ करता रहता था। राहुल का ध्यान रखने के लिए इस वक्त बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड मेहरा परिवार ने वहां तैनात किए हुए थे, जो 24 घंटे राहुल को सिक्योरिटी दे रहे थे। असल में जिस हॉस्पिटल में इस वक्त राहुल एडमिट था, वो हॉस्पिटल मेहरा परिवार की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी।
ऐसे में मेहरा परिवार के लिए वहां सिक्योरिटी अरेंज करना बहुत इजी था। हमेशा से 10 गुना ज्यादा टाइट सिक्योरिटी इस वक्त पूरे हॉस्पिटल में तैनात थी। मिस्टर मेहरा को पहले ही बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी और उसे लग रहा था कि जरूर रेहान उनके इंटेंशन जानने के बाद उन लोगों पर हमला करेगा और शायद यह हमला सबसे पहले उनके बेटे राहुल पर ही होगा। ऐसा कहा जा सकता था कि मिस्टर मेहरा जिस बात को लेकर चिंता कर रहे थे वह जायज थी, क्योंकि जिस तरह के खेल मिस्टर मेहरा खेल रहे थे उस हिसाब से उनका अपने दुश्मन पर शक करना लाजमी था, सिर्फ अपना ईगो शांत करने के लिए। मिस्टर मेहरा ने रेहान के साथ काफी घटिया ट्रिक प्ले की थी। हालांकि टाइम टाइम पर उन्हें इस बात की चिंता भी हो रही थी कि रेहान कहीं इस बात से गुस्सा ना हो जाए और उन पर अटैक ना कर दे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मिस्टर मेहरा किसी भी हाल में खुद को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि वह रेहान के सामने एक खाली कागज के टुकड़े की तरह थे जिसे कभी भी रेहान चलते फिरते फाड़ कर फेंक सकता था। यही सब सोचकर मिस्टर मेहरा ने राहुल के वार्ड की आसपास की सिक्योरिटी 10 गुना ज्यादा कर दी थी और इस वक्त वह थोड़ा सुकून में थे कि शायद रेहान अब राहुल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। हालांकि यहीं पर आकर उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि उन्होंने रेहान के टाइगर सिक्योरिटी गार्ड को हल्के में ले लिया था, जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जहां पर विवान और बाकी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड हो, वहां पर चाहे जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स क्यों ना आ जाए इन लोगों के लिए, वह सब हाथी के सामने चींटी के बराबर जैसे थे, जिन्हें चलते फिरते टाइगर सिक्योरिटी गार्ड कभी भी कुचल कर फेंक सकते थे। हर दिन की तरह राहुल ने जब सुबह सुबह हॉस्पिटल में अपनी आंखें खोली और हमेशा की तरह अपने दोनों हाथों को और गर्दन को स्ट्रेच आउट करके खुद को रिलैक्स करने लगा, तभी पूरे हॉस्पिटल में एक बहुत ही तेज आवाज गूंज गई, क्योंकि राहुल को अभी अभी ही एहसास हुआ कि उसके सिर के सारे बाल कहीं गायब हो गए थे और इस वक्त उसकी खाली खोपड़ी बची हुई थी। जैसे ही बाहर खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड्स ने राहुल की चीखने की आवाज सुनी तो वे तुरंत भागते हुए अंदर आ गए और जब उन लोगों ने राहुल का सिर देखा जो पूरी तरह से खाली हो चुका था, तब उन सब लोगों की आंखें हैरानी से बाहर आ गईं और हर कोई एक दूसरे को देखने लगा। किसी को भी याद नहीं आ रहा था कि कल रात को क्या हुआ था। क्या राहुल ने खुद किसी से कहा था अपने बाल काटने के लिए? हर कोई एक दूसरे को देख रहा था और तब जाकर इन लोगों को पता चला कि किसी ने भी राहुल के बाल नहीं काटे थे। कल रात को राहुल जब सोया था तब तक उसके बाल बिल्कुल सही थे, यहाँ तक कि उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों तक आ रहे थे। हालांकि सोने के थोड़ी देर बाद जब राहुल अब जग रहा था तो उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था। रातों रात राहुल के सिर पर से सारे बाल गायब हो चुके थे और इस वक्त राहुल दिखने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। वहीं आसपास खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड्स को समझ नहीं आ रहा था कि कल रात को राहुल जब सोया था तो सब कुछ ठीक था, फिर अचानक से उसके साथ यह सब कुछ कैसे हो गया। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त उन लोगों को कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था, क्योंकि एक भी बाल ना तो बेडशीट पर था और ना ही नीचे जमीन पर था। इस वक्त सब लोगों को यही चिंता सता रही थी कि आखिर राहुल के बाल कहाँ गए। तभी एक तेज नजर वाले गार्ड की नजर राहुल के तकिए के पास गई, जहां पर कागज में फोल्ड करके कुछ रखा हुआ था। वह जल्दी से राहुल के बेड के पास गया और उस कागज को उठाकर उसे ध्यान से देखने लगा। उसमें जो चीज थी उसे देखकर उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने में भीग गया और उसके मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकल रहा था। वहीं दूसरी तरफ अभी तक मिस्टर मेहरा को भी यह खबर मिल गई थी और वह भी भागते हुए हॉस्पिटल आ गए थे। जब उन्होंने गार्ड के हाथ में कागज का टुकड़ा देखा तो उनके एक्सप्रेशन एकदम से बहुत ज्यादा गंदे हो गए। गार्ड ने अपने हाथ में जो कागज का टुकड़ा पकड़ा हुआ था वो एकदम की भरा हुआ कागज था, जिसे विवान ने खुद वहां रखा था। उसमें लिखा हुआ था, मेरे बॉस से पंगा लेने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि अगर तुम दोबारा मेरे बॉस के खिलाफ गए तो तुम्हारे सिर पर जो बाल है वह भी गायब हो जाएंगे। इसके साथ साथ नोट के आखिर में 3 एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगे हुए थे, जो काफी ज्यादा अजीब लग रहे थे। यह तीनों मार्क खून से लिखे हुए थे और देखने में काफी ज्यादा डरावने लग रहे थे। धमकी से भरा हुआ यह कागज का नोट पढ़कर मिस्टर मेहरा की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वह खड़े हुए अपने गार्ड्स को देखने लगे। तब एक गार्ड ने हिम्मत करते हुए मिस्टर मेहरा से कहा, बॉस, कल हम लोग रात को दरवाजे पर ही खड़े हुए थे और हम यहीं पर खड़े होकर ड्यूटी दे रहे थे। हमें अच्छे से याद है, कल रात को यहाँ पर कोई नहीं। अगले ही पल एक तेज आवाज आए और यह आवाज मिस्टर मेहरा के पैर से, जो कि कभी अभी उस गार्ड को पड़ी थी, उसकी थी। मिस्टर मेहरा ने बहुत ही गुस्से से उन सभी गार्ड को देखते हुए उनसे कहा, क्या कोई भी अंदर नहीं गया था? अगर कोई भी अंदर नहीं आया था तो फिर धमकी से भरा हुआ ये कागज का टुकड़ा यहाँ क्या कर रहा है? और कैसे राहुल के सिर के सारे बाल गायब हो गए? जल्दी बताओ मुझे यहाँ पर क्या चल रहा था।
इस वक्त किसी भी गार्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ना तो वह लोग झूठ बोल रहे थे और ना ही मिस्टर मेहरा के किए हुए सवाल गलत थे। इसीलिए इस वक्त किसी भी गार्ड के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। हॉस्पिटल वार्ड के दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह से बंद थे और इनको कल रात को ही गार्ड्स ने चेक किया था। इनफैक्ट अभी भी यह दरवाजे और खिड़कियां उसी तरह से बंद थे जिस तरह से कल रात को गार्ड्स छोड़ कर गए थे। कहीं से भी किसी भी खिड़की पर डैमेज होने का एक भी निशान नहीं दिखाई दे रहा था। किसी भी गार्ड को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रातों रात कोई कहां से अंदर आया और कैसे यह सब कुछ करके चला गया। यह सब कुछ उनसे किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। मिस्टर मेहरा ने जब देखा कि कोई भी गार्ड अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल रहा है, तो उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने मन ही मन में कहा, सारे के सारे नालायक हैं, किसी काम के नहीं हैं। और इतना कहकर उन्होंने चिल्लाते हुए सबसे कहा, दफा हो जाओ यहाँ से, कोई भी मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। ये सारे जिनके ऊपर भरोसा करके मिस्टर मेहला ने उन्हें ड्यूटी पर रखा था, वह अब उनके लिए यूजलेस हो चुके थे और किसी काम के नहीं थे। इसीलिए सबको बाहर निकाल दिया गया था। इस वक्त राहुल बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसे डर के मारे पसीना आने लगा था। उसने डरते हुए अपने पापा से कहा, पापा अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? ये सब कुछ तो बहुत ज्यादा डेंजरस होता जा रहा है। मैं अब यहाँ और ज्यादा नहीं रुक सकता हूँ। राहुल ने अपने मन में सोचा कि उसकी अच्छी किस्मत थी जो कल रात सिर्फ उसके बाद उसके सिर से अलग हुए थे। अगर रेहान के लोगों ने उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया होता तो वह कैसे जीता जीता भी या नहीं, और आज सुबह का सूरज देख भी पाता या नहीं। शायद बहुत पहले ही वह इसी हॉस्पिटल की मछली में कहीं पड़ा होता। जितना ज्यादा राहुल सोच रहा था उतना ज्यादा उसका डर बढ़ता जा रहा था। अब उसकी 1 मिनट भी इस वार्ड में रुकने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मिस्टर मेहरा को भी लग रहा था कि शायद अब राहुल का यहाँ रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा। यहाँ पर उसकी सबसे ज्यादा टाइट सिक्योरिटी को भी रेहान के लोग छड़कर अंदर आ गए थे और बेटे का ये हाल कर दिया था। तो हो सकता था कि यहाँ की सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा लूप होल हो और कल को उसके बेटे के साथ कुछ और गलत हो जाए। यही सब सोचकर उसने अपने बेटे से कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ घर चल रहे हो और वहीं पर तुम्हें आराम करना है। ध्यान रखना, घर जाते ही इधर उधर भागना शुरू मत कर देना। आमतौर पर राहुल अपने पापा की बात कभी नहीं मानता था, क्योंकि उसे हमेशा अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमना, मस्ती करना, यह सब पसंद था। और खास करके अपनी पावर और रुतबे को दिखाना तो जैसे उसकी फितरत बन चुकी थी। हालांकि आज का दिन अलग था। आज सुबह उसने जो अपनी हालत देखी थी, उसके बाद अगर उसके पापा भी उसे बाहर जाने को बोलते तो भी वह बाहर नहीं जाता, क्योंकि उसे पता था कि उसका घर फिलहाल उसके लिए सबसे ज्यादा सेफ जगह है। और रही बात मस्ती करने की, तो वह बाद में भी कर सकता है। फिलहाल उसे अपनी जिंदगी बचाना ज्यादा जरूरी लग रहा था। थोड़ी देर बाद दर्ज होकर राहुल अपने पापा के साथ अपने घर आ गया। यहाँ आने के बाद उसे थोड़ा सा सुकून मिल रहा था, क्योंकि पूरे रास्ते उसका दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था और उसका गला सूखा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि रेहान के लोग कभी भी उस पर अटैक कर देंगे। इसीलिए उसने पूरे रास्ते अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला था। आज पहली बार उसे अपने घर पहुंचने की सबसे ज्यादा जल्दी थी। घर आने के बाद राहुल ने अपने पापा से पूछा, पापा मेरे साथ वह सब कुछ किसने किया? क्या वह रेहान था? राहुल की बात सुनकर मिस्टर मेहरा ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है और कौन हो सकता है? उसके अलावा वह वाकई में बहुत ज्यादा काबिल है, पर मैं भी देखता हूँ कि वह टाइम तक अपनी ये काबिलियत मुझे दिखाता है। राहुल को तो कोई आइडिया नहीं था कि पिछले कुछ दिनों में जब वह हॉस्पिटल में एडमिट था तो उस दौरान क्या कुछ हो गया था, और ना ही उसे यह पता था कि उसके पापा रेहान को सबक सिखाने के लिए क्या कर रहे थे। उसे तो बस यही लग रहा था कि उसके पापा रेहान से डर गए हैं और रेहान के खिलाफ वह कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं। राहुल ने अपने पापा को गले लगाते हुए कहा, पापा आपने देखा ना, उस रेहान ने मुझे ना सिर्फ इतनी बुरी तरह मारा बल्कि लगातार मुझे डरा भी रहा है और अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। क्या आपको यह सब कुछ देखकर गुस्सा नहीं आ रहा है? राहुल की बात सुनकर मिस्टर मेहरा ने गुस्सा करते हुए कहा, क्या तुम बेवकूफ हो? तुम्हें अच्छे से पता है कि अगर कोई तुम्हें हाथ भी लगाता है तो मुझे कितना ज्यादा गुस्सा आता है। अपने पापा की बात सुनकर राहुल ने गुस्से से कहा, अगर ऐसा है तो मुझे आपका यह गुस्सा दिखाई क्यों नहीं दे रहा? जल्दी कीजिए, कुछ तो कीजिए, ताकि वो रेहान मेरे पैरों में पड़कर मुझसे माफी मांगे। अगर हम उसे इसी तरह हर बार माफ करते रहेंगे तो उसे लगेगा कि हम लोग कमजोर हैं और हो सकता है वह कल को हमारे साथ कुछ और भी कर दे। राहुल की बात सुनकर मिस्टर मेहरा ने सार्कास्टिक स्माइल देते हुए कहा, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है इन सब चीजों की? मैंने पहले ही सब कुछ अरेंज कर दिया है। बस तुम 2 दिन, सिर्फ 2 दिन आराम से इंतजार कर लो। मैं गारंटी देता हूँ कि हमें खुद से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो
रेहान अपने आप मारा जाएगा। राहुल को अपने पापा की बात समझ नहीं आ रही थी। उसने थोड़ा हैरान होते हुए उनसे पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं पापा? अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो क्या कोई और हमारी रेहान से बदला लेने में मदद करने वाला है? राहुल जब हॉस्पिटल में एडमिट था तब मिस्टर मेहरा ने उसे अपनी प्लानिंग के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। हालांकि अब जब उन्होंने देखा कि राहुल रेहान की वजह से थोड़ा सा डरा हुआ है तो उन्होंने उसे शांत करते हुए वो सब कुछ बता दिया जो अभी तक उन्हें पता चला था। जैसे जैसे राहुल अपने पापा की बात सुन रहा था वैसे वैसे उसका मुंह हैरानी से खुलता जा रहा था। राहुल को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हुए अपने पापा से पूछा, ओह माय गॉड, जापान से आई हुई वह 17 साल की लड़की क्या सच में वहां की प्रिंसेस है? क्या मैंने सच में जापान की प्रिंसेस को ऑलमोस्ट अपने फन का शिकार बना लिया था? इस वक्त राहुल खुद से सवाल भी कर रहा था और हैरान भी हो रहा था। यह सारी बातें सोच सोच कर ही राहुल को काफी ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा था। उसने अपने मन में सोचा कि अगर मिनट पर वो रेहान वहां पर नहीं आता तो शायद उसकी पूरी जिंदगी खराब हो चुकी होती, क्योंकि भले ही राहुल मेहरा परिवार का बेटा था पर उसे इतनी आजादी या हिम्मत नहीं मिली थी कि वो जापान देश के कंट्रोलर की होने वाली पत्नी और जापान की रॉयल फैमिली की प्रिंसेस के साथ कुछ भी कर सके। राहुल यह सब कुछ सोच रहा था कि तभी मिस्टर मेहरा ने गुस्से से उससे कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम उस दिन कोको के साथ वह सब कुछ करने में सक्सेसफुल नहीं हुए, वरना अभी तक हम सब लोग परलोक से धार चुके होते। अपने पापा की बात सुनकर राहुल ने अपने सिर को हाथ लगाकर देखा जहां अभी एक भी बाल नहीं था और मुस्कुराते हुए अपने पापा से बोला, आप सही कह रहे हैं पापा, वरना जापान का वह कंट्रोलर रोहन कपूर मुझे तब तक मारता जब तक मैं मर नहीं जाता। मैं ना सही, पर रोहन कपूर के हाथ अब जल्दी ही रेहान मरने वाला है। हाँ, मैं बस उस दिन का बेसब्र से इंतजार कर रहा हूँ जब मैं खुद की आंखों से रेहान को मरते हुए देखूंगा। राहुल की बात सुनकर मिस्टर मेहरा एक गहरी सोच में चले गए और उसके बाद उनके दिमाग में काफी खतरनाक आइडिया आया और फिर उन्होंने राहुल से कहा, जापान की रॉयल फैमिली और कपूर परिवार ने अभी तक इस मामले को पब्लिक नहीं किया है। मुझे डर है कि कहीं यह बात पब्लिक ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उन सब की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट हमारे बिजनेस पर भी पड़ेगा। पर इतना नुकसान मैं उठा सकता हूँ अगर हम धीरे धीरे चुपचाप ये खबर पूरी दुनिया में फैला दे कि जापान की रॉयल प्रिंसेस इंडिया के किसी लड़के के साथ रह रही है और अपनी शादी से भाग चुकी है। तो हो सकता है कि यह खबर मिलने के बाद रोहन कपूर का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाए और उसके बाद वह पाक पे गाय फिर आसाम उस रेहान के इतने टुकड़े करेगा कि तुम और मैं सोच भी नहीं पाएंगे। इतना कहकर मिस्टर मेहरा जोर जोर से हंसने लगे। वहीं दूसरी तरफ जब राहुल ने अपने पापा की बात सुनी तो एक बार तो उसे थोड़ा अजीब लगा कि इतनी बड़ी बात को पूरी दुनिया में फैलाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर जब उसने थोड़ा गहराई से सोचा तो उसे भी इस बात में दम लगा और वो भी अपने पापा का आइडिया सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया। अपने प्लान के बारे में राहुल को बताने के बाद मिस्टर मेहरा कुछ सोचकर उससे कहा, तुम स्मार्ट हो, तुम इस बारे में कुछ सोचते क्यों नहीं? इस वक्त जिन आउटसाइडर को इस मामले के बारे में पता है वो सिर्फ हम लोग हैं। अगर ये न्यूज़ लीक होती है तो वो रोहन कपूर उस रेहान मित्तल को तो बाद में देखेगा, पर उससे पहले वह हमारी जान ले लेगा। आई बात समझ में तुम्हारे? इसीलिए मैंने जो बात कही थी वह सिर्फ एक मजाक था, इसलिए तुरंत उसे भूल जाओ। अपने पापा की बात सुनकर राहुल, जो अभी तक ठंडे पसीने में भीग चुका था, वह जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए बोला, जी पापा, मैं समझ गया। राहुल अपने मन में सोचने लगा कि अगर वह गलती से भी अपने पापा के मजाक को सीरियसली ले जाता तो अभी तक उसकी जान पर बनाती। उसे तो अभी तक इस बात की भी हैरानी हो रही थी कि उसके पापा कभी मजाक भी कर सकते हैं। अपने बेटे को एक अच्छा लेसन सिखाने के बाद मिस्टर मेहरा अपनी ठोड़ी को रब करने लगे और फिर उन्होंने राहुल से कहा, मुझे लगता है कि हमें रोहन कपूर को और ज्यादा मदद करनी पड़ेगी ताकि वह जल्द से जल्द रेहान के खिलाफ कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले सके, और ऐसा करने के लिए हमें उसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी होगी। अपने पापा की बात सुनकर राहुल हंसते हुए बोला, आप सही कह रहे हैं पापा, मैं जल्दी से जल्दी रेहान को बर्बाद होते देखना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ जापान में इस वक्त रोहन कपूर अपने आलीशान मैन में अकेले ही ड्रिंक पी रहा था। जब से उसे पता चला था कि उसकी मंगेतर किसी और लड़के के साथ भाग गई है और यहाँ तक कि उस लड़के के साथ एक ही घर में रह रही है, तो ये सोच सोचकर उसकी हालत खराब हो रही थी। इस वक्त रोहन को ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास रहने वाले जितने भी लोग हैं सब उससे सिंपैथी दिखा रहे हैं और उसे बेचारा समझकर उस पर दया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यही एक ऐसी चीज थी जो रोहन को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसके लिए सिंपैथी दिखाए।
रोहन फिलहाल इतना चाहता था कि जिस लड़के के साथ उसकी मंगेतर कोको भागी है वह उस लड़के के टुकड़े टुकड़े करके उसे मार दे। रोहन अपनी सोच में गुम था कि उसी वक्त उसका फोन ने लगा। जैसे ही रोहन ने कॉलर ID देखी तो उसने फोन उठा लिया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो मिस्टर रोहन कपूर, मैं इंडिया से श्रीकांत मेहरा बात कर रहा हूँ। मिस्टर मेहरा की आवाज सुनकर रोहन ने उसे बहुत ही कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, क्या काम है? असल में रोहन 2 लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करता था। पहला जिसने कोको को यहाँ से भगाया था और दूसरा यह श्रीकांत मेहरा। मिस्टर मेहरा से नफरत करने के पीछे का सबसे बड़ा कारण रोहन के पास सिर्फ एक ही था और वो कि रोहन की गर्लफ्रेंड भाग गई है। यह बात वह जानता था। इसीलिए जैसे ही रोहन ने मिस्टर मेहरा की आवाज सुनी तो उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और वह बिना किसी फीलिंग और एक्सप्रेशन के मिस्टर मेहरा से बात करने लगा। कहीं ना कहीं मिस्टर मेहरा समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने आगे कहा, मिस्टर कपूर, सच कहूँ तो मुझे भी इस बात पर उतना ही गुस्सा आ रहा है जितना आपको आ रहा है। पर क्या आप जानना चाहेंगे कि जो लड़का रॉयल प्रिंसेस को लेकर भागा है उसका नाम रेहान मित्तल है और मैंने अपने दम पर उस आदमी की डिटेल इन्फॉर्मेशन निकलवाई है। अगर आप चाहे तो मैं आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन भेज सकता हूँ। जैसे ही रोहन ने यह बात सुनी तो उसने गुस्से से एक एक शब्द चबाते हुए कहा, तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे ईमेल करो। और इतना कहकर रोहन ने अपना फोन रख दिया। जैसे ही रोहन ने अपना फोन रखा तो उसने तुरंत गुस्से से अपने पैरों को जमीन पर दे मारा और उसके बाद खुद से ही बड़बड़ा हुए बोला, चाहे तुम कोई भी क्यों ना हो पर मैं तुम्हें मार कर रहूंगा। अपनी बात बोलते बोलते रोहन का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और उसके हाथ में जो इस वक्त शराब का गिलास था गुस्से से वो टूट गया। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त मिस्टर मेहरा के तो पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने अपनी प्लेट से एक मिठाई उठाते हुए अपने मुंह में रखा और फिर वह जोर जोर से हंसते हुए बोले, हाँ रेहान मित्तल, अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस बार तुम्हारी मौत तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है। उसे चाहकर भी तुम अपने से दूर नहीं कर सकते। और इतना कहकर मिस्टर मेहरा जोर जोर से हंसने लगे। वहीं दूसरी तरफ अभी तक मिस्टर मेहरा ने अपने पूरे घर पर बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी अरेंज करवा दी थी। इस वक्त घर का ऐसा कोई भी कोना नहीं था जो सिक्योरिटी से बचा हुआ हो। एक दिन पहले हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ था उसे देखते हुए मिस्टर मेहरा ने यह सब कुछ किया था। वह नहीं चाहते थे कि अब कोई और नई मुसीबत रेहान उनके लिए खड़ी करें। हालांकि आज रात को ही कुछ ऐसा हो गया जिसका उन्हें डर था। जब राहुल अपने रूम में आधी रात को बाथरूम जा रहा था तो नींद में होने की वजह से उसका ध्यान पहले तो किसी चीज पर नहीं गया और जैसे ही राहुल बाथरूम के अंदर गया तो एक तेज किलकारी भरी आवाज पूरे घर में गूंज गई। जैसे जैसे ही बाहर खड़े हुए बॉडीगार्ड ने यह आवाज सुनी, सब लोग डरकर तुरंत अंदर आ गए। अंदर आते ही सारे बॉडीगार्ड हैरान हो गए क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि राहुल किस बात के लिए इतना ज्यादा चिल्ला रहा है, क्योंकि उनके सामने बैठा हुआ राहुल तो उन्हें बिल्कुल ठीक दिख रहा था। अभी तक मिस्टर मेहरा को भी अपने बेटे के चिल्लाने की आवाज आ गई थी और वह भी अपने कमरे से भागते हुए राहुल के कमरे में आ गए थे। जैसे ही उन्होंने राहुल के कमरे में पैर रखा तो जोर जोर से बोलने लगे, क्या हो गया? किसने क्या किया है तुम्हारे साथ? हालांकि जैसे ही मिस्टर मेहरा ने राहुल को अपने सामने देखा तो उन्होंने एक सुकून की लंबी सांस ली, क्योंकि उनके सामने बैठा हुआ राहुल बिल्कुल ठीक नजर आ रहा था। एक तरफ राहुल बिल्कुल ठीक बैठा था और दूसरी तरफ वह चिल्ला रहा था। यह बात उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही। उन्होंने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए राहुल से पूछा, तुम इतनी सुबह सुबह इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो? अपने पापा की आवाज सुनकर राहुल ने बहुत ही ज्यादा बुरी तरह रोते हुए कहा, डैड सब कुछ खत्म हो गया। राहुल की बात सुनकर मिस्टर मेहरा ने कंफ्यूज्ड होते हुए कहा, क्या हो गया? साफ साफ बोलो। इस वक्त मिस्टर मेहरा जितने ज्यादा कंफ्यूज्ड थे उनके पास खड़े हुए, उनके सारे गार्ड भी उतने ही ज्यादा कंफ्यूज्ड थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर भी जैसे ही मिस्टर मेहरा की नजर राहुल पर गई, जो लगातार अपनी पेंट को देखकर रोए जा रहा था, तो उन्होंने बिना किसी चीज की परवाह करे सारे बॉडीगार्ड के सामने जल्दी से जाकर राहुल की पैंट नीचे कर दी और सामने का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इस वक्त तो मिस्टर मेहरा के सिर पर बाल होते हुए भी उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके सिर के सारे बाल किसी ने काट दिए हो। राहुल के पैरों पर जितने भी बाल थे उन सबको हटा दिया गया था और साथ ही साथ उसकी पैर की स्किन भी उतरी हुई थी। राहुल के साथ साथ इस वक्त मिस्टर मेहरा भी बहुत ज्यादा शॉक में चले गए थे। वहीं दूसरी तरफ बाहर जितने भी बॉडीगार्ड खड़े हुए थे उन सबको बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। हालांकि किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह मिस्टर मेहरा के सामने हंस सके, क्योंकि अगले ही पल उन सब की हंसी गायब हो गई थी। वह सब इस वक्त डर से कांपने लगे थे
क्योंकि किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि उन सब लोगों के बाहर खड़े होने के बाद वजूद भी कोई कैसे अंदर आया और कैसे किसी ने यह सब कुछ कर दिया। सारे बॉडीगार्ड को यही डर लग रहा था कि अब मिस्टर मेहरा उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं, और पता नहीं जो कुछ भी हुआ है उसकी गारंटी कौन लेगा। अब किसी भी बॉडीगार्ड में यहाँ खड़े होने की हिम्मत नहीं बची थी और ना ही कोई ठीक से सांस भी ले रहा था, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उनकी सांसों की आवाज़ मिस्टर मेहरा तक पहुंच गई तो पता नहीं वह किस तरह से रिएक्ट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ राहुल इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी था और उसे रोना भी आ रहा था, क्योंकि एक तरफ उसके साथ इतना कुछ हो गया था और दूसरी तरफ उसके पापा ने इतने सारे बॉडीगार्ड जो राहुल के लिए सिर्फ नौकर थे, उनके सामने उसकी पेंट निकाल दी थी। ये सोच कर ही राहुल को बहुत ज्यादा अजीब महसूस हो रहा था। राहुल को इस वक्त इतनी ज्यादा शर्म आ रही थी कि वह जल्दी से अपने कमरे की ब्लैंकेट में जाकर छुप गया और बिल्कुल भी उसने अपना मुंह बाहर नहीं निकाला। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर मेहरा इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उनका पूरा शरीर गुस्से से कम रहा था। उन्हें गुस्सा आ रहा था कि वे अपने साथ इतने सारे बॉडीगार्ड रखने के बाद भी खुद को सेफ नहीं कर पा रहे थे। मिस्टर मेहरा को अच्छे से पता था कि यह सब कुछ करा धरा उनके सबसे बड़े दुश्मन रेहान का है, पर फिर भी वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। मिस्टर मेहरा को समझ नहीं आ रहा था कि रेहान के पास ऐसे कौन लोग हैं जो इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी के बाद भी उनके घर में घुस गए, और सिर्फ घर में घुससे ही नहीं बल्कि उनके बेटे के शरीर से सारे बाल उन लोगों ने हटा दिए। और इस बात की भनक ना उनके अपने बेटे को पड़ी और ना ही यहाँ सिक्योरिटी दे रहे बॉडीगार्ड को। मिस्टर मेहरा, जो इस वक्त गुस्से में भी थे और डरे हुए भी थे, उन्होंने अपना सिर पीछे करके राहुल की कमरे की तरफ देखा। बिल्कुल एक दिन पहले हॉस्पिटल की तरह ही आज भी राहुल के सिरहाने एक कागज का टुकड़ा रखा हुआ था। मिस्टर मेहरा धीरे धीरे घबराते हुए कागज के टुकड़े के पास गए और उसे अपने कांपते हुए हाथों से खोलते हुए पढ़ने लगे। ये आखिरी बार तुम्हें वार्निंग दी जा रही है। अगर तुम अभी भी नहीं सुधरे और लगातार अंधेरे में तीर चलाते रहे तो इस बार तुम्हारे बेटे की जान सच में खतरे में आ जाएगी। जैसे ही मिस्टर मेहरा ने कागज का ये टुकड़ा पढ़ा तो वह एकदम बेबस और बेजान होकर बेड पर बैठ गए और उनके हाथ में जो कागज का टुकड़ा था वो नीचे जमीन पर गिर गया। हालांकि वैसे तो उस कागज के टुकड़े में बहुत सारे शब्द नहीं लिखे हुए थे, पर जितने शब्द लिखे थे वह मिस्टर मेहरा को अंदर तक डराने के लिए काफी थे। रेहान के लोग सिर्फ उसके घर में ही नहीं घुस रहे थे, बल्कि उन लोगों को मिस्टर मेहरा की एक एक मोमेंट के बारे में पता था। और यह सब कुछ देखकर मिस्टर मेहरा को पहली बार बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मिस्टर मेहरा ने अपने मन में सोचा कि उन्हें इस बार यह धमकी इसलिए मिली है क्योंकि उन्होंने रोहन को कॉल किया था और उसको रेहान के बारे में सब कुछ बताया था। रेहान को कहीं से यह बात पता चल गई और इसीलिए उसने दूसरी बार अपनी यह वार्निंग उससे भिजवाई है। मिस्टर मेहरा को भी समझ आ रहा था कि यह सब कुछ कोई मजाक नहीं चल रहा था। अगर उन्होंने इसी तरह लगातार रेहान के लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश की तो शायद सच में रेहान राहुल के साथ बहुत बुरा कर देगा। मिस्टर मेहरा सोचने लगे कि अब शायद वह रोहन कपूर का इंतजार नहीं कर सकते हैं कि वह कब रेहान से बदला ले। वहीं दूसरी तरफ रेहान सबसे पहले अपना बदला मेहरा परिवार से लेना चाहता था और इस बात से कोई डर नहीं लग रहा था कि जल्दी ही रोहन और जापान की रॉयल फैमिली उसके साथ कुछ बहुत बड़ा करने वाली है। मिस्टर मेहरा अपने मन में सोचने लगे कि जिस तरह से लास्ट के 2 दिन राहुल ने अपनी लाइफ में जिए हैं, उस हिसाब से कोई भी यह बता सकता है कि रेहान की ताकत को रोकना बिल्कुल भी आसान नहीं है और जो इस बीच आएगा वह राख होकर रहेगा। इस वक्त मिस्टर मेहरा वहीं राहुल के कमरे में बेड के कोने पर बैठे हुए थे और कमरे में पूरी तरह से शांति छाई हुई थी। वहीं दूसरी तरफ सारे बॉडीगार्ड इस वक्त ठंडे पसीने में भीगे हुए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मिस्टर मेहरा अपना सारा गुस्सा उन लोगों पर उतारेंगे। हालांकि इस बार जो कुछ भी हुआ था वो सब पिछली बार से काफी अलग था, क्योंकि पिछली बार राहुल के साथ जो हुआ था वह हॉस्पिटल में हुआ था और इस बार जो हुआ है वह उनके अपने घर में हुआ है और यहाँ पर तो सिक्योरिटी और भी ज्यादा टाइट थी। एक बार फिर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड ने राहुल पर अटैक किया था और वह भी हॉस्पिटल में नहीं, उनके अपने घर पर। यह देखकर मिस्टर मेहरा डर से पूरी तरह से कांप रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें अब क्या करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सिक्योरिटी के लिए जो गार्ड अपॉइंटमेंट मेहरा उनके साथ क्या करने वाले हैं, एक बार फिर से टाइगर सिक्योरिटी गार्ड उनके घर में घुस गए और यहाँ काम कर रहे सिक्योरिटी गार्ड्स को पता तक नहीं चला। इसका साफ साफ मतलब था कि यह सारे सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी करने में फेल हो गए थे। फिर भी इस बार मिस्टर मेहरा इन सिक्योरिटी गार्ड को कोई भी दोष नहीं दे रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यह सब कुछ राहुल के साथ रेहान ही करवा रहा है। मेहरा परिवार के सिक्योरिटी गार्ड की जो ताकत थी वह रेहान के लिए काम करने वाले टाइगर सिक्योरिटी गार्ड की ताकत से बहुत ज्यादा कम थी।
और इस बात को मिस्टर मेहरा भी मानने से इनकार नहीं कर सकते थे। इस तरह से इन सारे सिक्योरिटी गार्ड के लिए टाइगर सिक्योरिटी गार्ड के सामने रुक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और शायद मेहरा परिवार के लोगों को सिक्योरिटी देने के लिए भी ये लोग इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ अभी तक राहुल का डर और शर्म थोड़ी कम हो गई थी। उसने जैसे ही अपनी रजाई से अपना मुंह बाहर निकाला तो देखा कि उसके पापा बहुत ज़्यादा शांत बैठे हुए हैं और गहरी सोच में खोए हुए हैं। राहुल ने थोड़ा डरते हुए बहुत ही धीमी आवाज़ में अपने पाप से कहा, पापा अब हम लोग क्या करेंगे? कैसा रहेगा अगर हम कहीं और जाकर कुछ दिन के लिए छुप जाए? बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। उसे रह रहकर अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने अपने मन में सोचा कि उसने क्या सोचकर रेहान की दोस्त को हाथ लगाने की कोशिश की थी। क्या उस वक्त इसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था जो उसने यह सब कुछ किया? और क्यों उसने रेहान से पंगा लेने की कोशिश की? इस वक्त तो राहुल को ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद अपने आप को इस इतनी बड़ी मुसीबत में फंसाया हो। मिस्टर मेहरा जो काफी देर से चुपचाप बैठे हुए थे, उन्होंने एक नजर आसमान में ऊपर की तरफ देखा और उसके बाद एक गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए राहुल से कहा, भूल जाओ कि हम कहीं और शिफ्ट होंगे। अब इस मामले को इसी वक्त खत्म होना होगा। जल्दी ही जापान की रॉयल फैमिली और रोहन कपूर के लोग रेहान पर हमला करने वाले हैं, इसीलिए अब हम बीच में रहकर किसी तरह का कोई तमाशा नहीं बनेंगे। सबसे बड़ी बात, जिस हिसाब से सारा खेल खेला जा रहा था, उस हिसाब से मिस्टर मेहरा ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि इस पूरे तमाशे से उन्हें कोई खास या ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। अब और इसी वक्त से चाहे जो हो जाए, पर मिस्टर मेहरा किसी भी कीमत पर मित्तल परिवार और कपूर खानदान के बीच की लड़ाई में नहीं आएंगे और ना ही अपने आप को इवॉल्व होने देंगे। अगले ही पल मिस्टर मेहरा ने अपना हाथ दिखाकर वहां खड़े हुए बॉडीगार्ड को इशारे से कहा, डिस्पर्स। जैसे ही वहां खड़े हुए बॉडीगार्ड ने मिस्टर मेहरा के चेहरे को देखा तो वे लोग समझ गए कि मिस्टर मेहरा इस बात का दोष उनमें से किसी को भी नहीं देंगे। यह बात सुनकर उन सबके चेहरे पर एक सुकून आ गया और उन सब लोगों ने सुकून से एक लंबी गहरी सांस ली और अगले ही पल वहां से सब लोग हवा की रफ्तार से तेज गायब हो गए। इसी वक्त मिस्टर मेहरा का फोन बजने लगा। जैसे ही उन्होंने कॉलर आईडी देखी तो यह कोई अननोन नंबर था। अपने पास अननोन नंबर आता हुआ देखकर एक बार के लिए तो मिस्टर मेहरा बहुत ज्यादा घबरा गए, पर फिर उन्होंने थोड़ी हिम्मत करते हुए फोन उठाया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो मिस्टर मेहरा, कैसा लग रहा है अपने बेटे के साथ? यह सब कुछ होता हुआ देखकर जैसे ही मिस्टर मेहरा ने यह आवाज सुनी तो उन्होंने तुरंत सवाल करते हुए कहा, कौन बोल रहा है? रेहान, क्या चाहते हो तुम मुझसे? यह सवाल सुनते ही फोन के दूसरी तरफ से जवाब आया, मैं बॉस नहीं, उनका एक बॉडीगार्ड बात कर रहा हूँ और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम द रेहान मित्तल से बात कर सको। इस वक्त फोन की दूसरी तरफ विवान बात कर रहा था, जिसके चेहरे पर एक सार्कास्टिक स्माइल थी। जैसे ही मिस्टर मेहरा को पता चला कि यह रेहान नहीं बल्कि उनका असिस्टेंट है तो उन्होंने थोड़ा कोल्ड एक्सप्रेशन देते हुए कहा, तुम्हें जो बोलना है साफ साफ बोलो। जैसे ही विवान ने मिस्टर मेहरा की बात सुनी तो उसने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, अच्छी बात है कि तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि हमारे बॉस कोई आम इंसान नहीं है और उनके खिलाफ साजिश करके तुम कभी भी सुकून से नहीं रह पाओगे। इसीलिए मैं तुम्हें आखिरी बार एक छोटी सी एडवाइस दे रहा हूँ, इन सब मामलों से दूर रहो और अपनी जिंदगी को आराम से जियो। अगर तुम अभी भी नहीं माने और लगातार मेरे बॉस के लिए मुसीबत खड़ी करते रहे तो कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाए। गॉट इट। वैसे तो इस वक्त मिस्टर मेहरा का दिल दिमाग पूरी तरह से गुस्से से भरा हुआ था, पर फिर भी उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह रेहान के असिस्टेंट के सामने भी कुछ कह सके। इसीलिए उन्होंने अपना सिर नीचे किया और फोन पर विवान से कहा, मैं समझ गया, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं मिस्टर मित्तल के लिए किसी भी तरह की कोई परेशानी खड़ी नहीं करूंगा। जैसे ही विवान ने मिस्टर मेहरा की बात सुनी तो उसने तुरंत उनसे कहा, हम अच्छा है कि तुम टाइम रहते ही समझ गए। एक बात और, तुम ये मत समझना कि तुम्हारे पास जापान के उन दो रॉयल परिवारों का सपोर्ट है तो तुम हमारे बॉस के साथ जो चाहो वह कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि अगर वह दोनों परिवार मिल भी जाए तो भी हमारे बॉस के सामने कुछ नहीं है। और इतना कहकर विवान ने झटके से फोन काट दिया। दूसरी तरफ फोन अभी भी हाथ में पकड़े हुए मिस्टर मेहरा अपने बेड पर बैठे हुए थे और इस वक्त उनके हाथ बहुत ज्यादा कांच रहे थे। मिस्टर मेहरा को इस वक्त रह रहकर गुस्सा भी आ रहा था, पर वह जानते थे कि उनके गुस्से का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हें यह बात माननी पड़ रही थी कि रेहान का लिया हुआ हर एक सटेप उन्हें डरा रहा था और अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह रेहान के खिलाफ एक कदम भी उठा सके।
वहीं दूसरी तरफ जैसे ही विवान ने रेहान का दिया हुआ मिशन पूरा किया तो वह वापस अपना काम खत्म करके हिम आइलैंड लौट आया ताकि रेहान को रिपोर्ट कर सके। यहाँ आते ही रेहान से उसने कहा, बॉस, मामला निपट चुका है। मेहरा परिवार के छोटे से लेकर बड़े आदमी तक हर कोई मेरे किए हुए काम के बाद अब बहुत ज्यादा डर चुका है और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वह अब आपके खिलाफ जा से। विवान की बात सुनकर रेहान ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, मेहरा परिवार से डील करना बड़ी बात नहीं थी। अब हम लोगों को उस सिचुएशन पर फोकस करना है जो जापान से लगातार हमारी तरफ बढ़ रही है। जैसा कि पहले भी बताया गया था कि कोको के मामले में रेहान के पास फिलहाल कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि अब इस वक्त वह सिर्फ जापान से आने वाले अपने दुश्मनों का इंतजार कर सकता था और इस बात का इंतजार कर सकता था कि वह लोग क्या कदम उठाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जापान में, जापान के इंपीरियल पैलेस में वहां के चीफ मैनेजर जल्दी जल्दी भागते हुए घर के अंदर आए। उन्हें पहले ही इस बात की कंफर्मेशन मिल चुकी थी कि प्रिंसेस कोयल इस वक्त यजू शहर में है और इसी बात को बताने के लिए मैनेजर यहाँ पर आया था। मैनेजर ने अपने सामने खड़े हुए इंसान को देखते हुए कहा, बॉस, ये बात कंफर्म हो चुकी है। मेहरा परिवार ने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी थी वह बिल्कुल सही थी। हाइजू में इस वक्त प्रिंसेस कोयल ही रह रही हैं। सामने खड़ा हुआ इंसान कोई और नहीं बल्कि जापान का राजा था। उसने थोड़ी सख्त आवाज में अपने सामने खड़े हुए मैनेजर से पूछा, जब आपको पता चल चुका है कि प्रिंसेस कहाँ है तो आप उसे अपने साथ वापस क्यों नहीं लेकर आए? इस वक्त जापान के राजा बहुत ज्यादा सख्त नजर आ रहे थे। हालांकि जब से उनका शासन हटा था और वह एक नाम के राजा रह गए थे, तब से यह हर वक्त बस अपनी पोजीशन को वापस पाने में ही लगे रहते थे। राजा की बात सुनकर ओल्ड हाउसकीपर मैनेजर थोड़ा सा परेशान होते हुए बोला, बॉस, प्रिंसेस कोको इस वक्त उस शहर में रेहान नाम के एक लड़के के साथ रहा। ये मैनेजर वही था जो कुछ टाइम पहले कोको को स्कूल के बाहर नजर आया था। जैसे ही राजा ने मैनेजर की बात सुनी तो उसने बीच में ही गुस्सा करते हुए कहा, व्हाट दिस रिडिक्यूल। जापान की राजकुमारी न सिर्फ यहाँ से अपनी शादी से भाग कर गई, बल्कि इस वक्त वह बेशर्म की तरह किसी गैर मर्द के साथ रह रही है। उसने हमारे सारे राजशाही नियमों का उल्लंघन किया है। इस वक्त राजा की बात सुनकर मैनेजर के चेहरे पर भी काफी अजीब से एक्सप्रेशन थे, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, पर उसे इन सब मामलों में कुछ भी कहने की इजाजत नहीं थी। पुराने जमाने से ही रॉयल फैमिली की राजकुमारियों को अपनी शादी के डिसीजन लेने की कोई आजादी नहीं रही थी। रूल्स के अकॉर्डिंग पूर्ण खानदान का बेटा रोहन किसी भी तरह से गलत नहीं था। उसमें रॉयल परिवार की प्रिंसेस से शादी करने के सारे गुण थे और सारी एबिलिटीज थी। रही बात कोको की मर्जी की, तो वह ना पहले पूछी जाती थी ना बाद में, पर कोको को किसी भी हाल में रोहन से शादी नहीं करनी थी। जब उसने देखा कि अब किसी भी हाल में उसकी शादी नहीं रुक सकती है, तो वह चुपचाप से अपने घर से भाग गई। और ऐसा जापान की पूरी हिस्ट्री में पहली बार हो रहा था। जितना ज्यादा जापान के राजा इस वक्त अपनी बेटी की हुई हरकत के बारे में सोच रहे थे, उतना ज्यादा उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उन्हें इस बात की काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी कि इतने बड़े देश की राजकुमारी एक आम लड़के के साथ भाग गई और साथ ही साथ अपनी शादी से भी भाग कर चली गई। यह कोई बहुत छोटी बात नहीं थी। इस वक्त राजा को इसी बात का डर लग रहा था कि अगर यह मामला बाहर आ गया और लोगों को पता चल गया तो पूरी दुनिया उन पे हंसेगी, क्योंकि एक तो पहले ही रॉयल फैमिली इस वक्त दरकिनार होकर खड़ी थी। ऊपर से अगर यह बात बाहर निकल गई तो जापान के राजा की सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और साथ ही साथ हो सकता है कि उनकी इस पोजीशन को भी, जो सिर्फ नाम के लिए रह गई थी, उसे भी छीन लिया जाए। यह सोच कर ही राजा का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया था। उन्होंने लगभग तेज चिल्लाते हुए कहा, क्या प्रिंसेस कोयल वापस आने से मना कर रही है? जैसे ही मैनेजर ने राजा का सवाल सुना तो वह एकदम से परेशान होते हुए बोला, बॉस, मैंने सिर्फ राजकुमारी को वहां पर देखा था, मैं उनसे कोई बात नहीं कर पाया। मैनेजर की बात सुनकर राजा ने गुस्से से कहा, तो अब भी और इसी वक्त जाओ, उसे वापस ढूंढो और अपने साथ वापस लेकर आओ, और साथ ही साथ हमारे राज्य की सीक्रेट सर्विस को भी तुम इस्तेमाल में ले सकते हो। अगर वह यहाँ आने से मना करती है तो उसे जबरदस्ती बांधकर यहाँ लेकर आओ। मुझे हर हाल में कोयल यहाँ चाहिए। राजा की बात सुनकर मैनेजर ने जल्दी से जवाब देते हुए कहा, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। सर पर इतना कहकर वह मैनेजर वहां से जल्दी से चला गया। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने में भीग चुका था। जैसे ही वह राजा के महल से बाहर निकला तो उसने सुकून की एक सांस ली और अपने माथे पर आए हुए पसीने को साफ किया। मैनेजर ने अपने मन में सोचा कि प्रिंसेस कोयल, आपकी वजह से इस बार बहुत बड़ा तूफान आया है। इस वक्त जापान के रॉयल परिवार के राजा ने अपने मैनेजर को यह कह दिया था कि उन्हें हर कीमत पर कोयल वापस जापान में चाहिए
और अगर वह अपनी मर्जी से आने से मना करती है तो जापान की इंपीरियल सीक्रेट सर्विस का इस्तेमाल किया जाए। जैसे ही मैनेजर ने यह बात सुनी तो वह पूरी तरह से ठंडे पसीने में भीग गया, क्योंकि इंपीरियल सीक्रेट सर्विस में 10,000 एली बॉडीगार्ड थे जो सिर्फ और सिर्फ राजा की बात को सुनते थे और उन्हीं के ऑर्डर को फॉलो करते थे। अगर उन्हें एक बार किसी भी काम को करने के लिए कह दिया जाए तो वह उस काम को बहुत ही हिंसात्मक तौर पर करते थे और उन्हें राजा की तरफ से हर तरह की छूट दी जाती थी। वह जैसे चाहे वैसे अपने मिशन को अंजाम दे सकते थे। वैसे तो जापान की रॉयल फैमिली ने जापान पर कंट्रोल करने का अपना सारा अधिकार खो दिया था, पर फिर भी जापान की सरकार की तरफ से हजारों साल से चले आ रहे जापान के राजाओं के शासन को इग्नोर नहीं किया जा सकता था और इसीलिए अभी भी इन लोगों के पास कुछ ताकत बची हुई थी, जिनमें रॉयल फैमिली की सबसे बड़ी ताकत और उनकी ताकत का एक मजबूत स्तंभ सीक्रेट सर्विस थी। इन लोगों के किए हुए काम पर राजा के अलावा कोई भी सवाल नहीं उठा सकता था। इस बार राजा ने खुद प्रिंसेस को वापस लाने के लिए इन्हें ऑर्डर दिया था। अगर प्रिंसेस अपनी मर्जी से वापस आ जाती है तो ठीक है, वरना अगर इन लोगों ने अपने तरीके से कुछ भी किया तो खून की नदियां बहनी शुरू हो जाएंगी। ऑफ कोर्स ये लोग किसी भी कीमत पर प्रिंसेस कोको को हाथ भी नहीं लगाएंगे, पर हाँ, रेहान जिसका नाम प्रिंसेस कोको के नाम के साथ जुड़ चुका था, उसे यह लोग किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ रॉयल परिवार का मैनेजर कहीं ना कहीं कम या ज्यादा रेहान की सिचुएशन को समझ चुका था और उन्हें पता था कि रेहान को आम आदमी नहीं है अगर उसे रॉयल परिवार के सीक्रेट बॉडीगार्ड के साथ लड़ना को देख रहा था। यह इंडस्ट्रियल आइलैंड रेहान का फ्यूचर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनने वाला था। इस वक्त रेहान जहां पर खड़ा था वह पूरी बिल्डिंग बाहर से देखने पर बहुत ही लो प्रोफाइल लग रही थी और उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि यह कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है और ना ही फिलहाल बिल्डिंग के अंदर कुछ था। और ऐसा इसीलिए था क्योंकि बिल्डिंग अभी अभी बनकर तैयार हुई थी और बाकी के सारे इक्विपमेंट यहाँ पर लाए जाने बाकी थे। हालांकि जल्दी ही रजत और रितिका की ताजमहल 5 स्टार होटल के विला में बनी लेबोरेटरी यहाँ पर शिफ्ट हो रही थी। इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी सर्वर था जिसके बारे में सिर्फ रेहान और रजत ही जानते थे और उसे यहाँ तक पहुँचाने में रेहान ने रजत की काफी मदद की थी। रेहान अच्छे से जानता था कि यह सिर्फ एक सर्व नहीं है बल्कि एक ऐसा खजाना है जिसकी ना तो कोई कीमत लगा सकता है और ना ही यह कभी खत्म हो सकता है। इसे जितना ज्यादा खोदा जाए उतना ज्यादा इसमें से रहस्यमय तरीके से चीजें बाहर आती है। अगर इस खजाने का एक भी टुकड़ा बिना रेहान की परमिशन के बाहर निकल गया तो पूरी दुनिया में सुनामी आ सकती थी। इसीलिए रेहान और रजत दोनों ही इस सर्वर को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थे और पूरी तरह से सोच समझकर इसका इस्तेमाल कर रहे थे। ताजमहल 5 स्टार होटल का जो विला था वहां रखा हुआ हर एक सामान पूरी तरह से पैक कर लिया गया था और उस जगह को एकदम साफ कर दिया गया था ताकि किसी भी तरह का कोई भी सामान वहां पर ना छूटे और ना ही किसी को इस जगह क्या हो रहा था इस बात का पता चले। यहाँ का जितना भी सामान था वह सब इंडस्ट्रियल आइलैंड पर लेकर आया जा चुका था। जब यह सब लोग इंडस्ट्रियल आइलैंड पहुंचे तो रेहान जो यहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट को देखने के लिए आया था उसने भी रजत की मदद करते हुए वहां रखे हुए बॉक्स को ओपन किया और जितने भी इक्विपमेंट्स वहां पर थे उन सबको इंस्टॉल करने लगा। हालांकि जैसे ही रेहान ने वहां रखे हुए एक बहुत बड़े बक्से को खोला तो उसके अंदर जो चीज थी उसे देखकर रेहान बुरी तरह डर गया। जैसे ही रेहान ने उस चीज को देखा तो वह डर कर 2 कदम पीछे उछलकर गिर गया। एक बार के लिए तो रेहान को ऐसा लगा जैसे उस बॉक्स के अंदर कोई इंसान है। हालांकि जब उसने ध्यान से देखा तो वह कोई इंसान नहीं था बल्कि कुछ और था, क्योंकि उस अजीब से दिखने वाले इंसान जैसे सामान की जो स्किन थी वो काफी ज्यादा अलग थी। बॉक्स में रखे हुए उस सामान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी लड़की का फिग हो जो चेहरे से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था और ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। रेहान ने हंसकर थोड़ा सा गुस्सा करते हुए रजत से कहा, रजत तुम कभी नहीं सुधरोगे ना? तुम वाकई में लेबोरेटरी में इस तरह की इनफ्लेटेबल चीजों को रखते हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बेशर्म होते जा रहे हो या फिर अपने आप को बेशर्म बनाने लगे हो? रेहान की बात सुनकर रजत ने एक बार उस बॉक्स की तरफ देखा और फिर खुद को डिफेंड करते हुए बोला, ये सब क्या बोल रहे हो रेहान? ऐसा कुछ भी नहीं है और ये कुछ भी इन्फ्लेट चीज नहीं है, बल्कि ये तो फर्स्ट जनरेशन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बायोनिक रोबोट है। जैसे ही रेहान ने यह बात सुनी तो वह एकदम से अपनी जगह पर खड़ा हो गया और हैरान होते हुए बोला, क्या कहा? एक 8th जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बायोनिक रोबोट? तुम लोगों ने इतनी जल्दी ये सब कुछ बना लिया? रेहान का सवाल सुनकर रजत ने उससे कहा, ये अब भी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप है। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक मॉडिफाई नहीं हुई है।
जैसे ही रेहान ने रजत की पूरी बात सुनी तो उसे थोड़ा सा रिग्रेट होने लगा और उसने रिग्रेटफुल होते हुए कहा, अच्छा मुझे लगा था कि पूरा हो गया। रेहान को उदास देखकर रजत ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तो अभी भी एंड्रॉइड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम पूरा नहीं हुआ है, पर फिर भी हमारे पास यहाँ पर अभी 3 एक्सपेरिमेंटल बायोनिक डॉग हैं। और इतना कहकर रजत ने सामने रखे हुए 3 बॉक्स की तरफ इशारा कर दिया। जैसे ही रेहान ने ये देखा तो वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। इस वक्त उसकी क्यूरियोसिटी छुपाए नहीं छुप रही थी। वह जल्दी से उनके पास गया और उन्हें खोलने लगा। जैसे ही रेहान ने तीनों बॉक्स को खोला तो उसने देखा कि 3 बड़े बड़े डॉग्स उन बॉक्स में सोए हुए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत गहरी नींद में सोए हुए हैं। हालांकि रेहान जानता था कि अभी तक इन्हें एक्टिव नहीं किया गया है, इसलिए यह कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। इन तीनों डॉग्स का साइज बहुत ज्यादा बड़ा था और दिखने में यह बहुत ज्यादा जंगली लग रहे थे। जमीन पर लेटे लेटे ही यह डॉग्स रेहान की कमर तक आ रहे थे। अगर यह डॉग अपनी जगह पर खड़े हो गए तो ये शायद 2 मीटर से भी ज्यादा लंबे हो जाएंगे। इन तीनों जंगली और खूंखार डॉग्स का रंग भी काफी अलग था। इनमें से एक डॉग सफेद रंग का था और दूसरा डॉग ब्लैक रंग का, और तीसरा जो था वह इन दोनों से अलग था, उसका रंग गोल्डन था। रजत ने जब देखा कि रेहान इन तीनों डॉग्स को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है तो वह जल्दी से रेहान के पास गया और उन तीनों डॉग्स का इंट्रोडक्शन करवाते हुए उससे बोला, यह तीनों बायोनिक मैकेनिकल डॉग लगभग एक ही साइज के दिख रहे हैं, पर सच तो ये है कि इनमें से व्हाइट डॉग सबसे छोटा डॉग है। इनकी बनावट थोड़ी सी अलग है। ये पतले और छपटे हैं और इनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा एक्सर्टन फोर्स के लिए किया जाएगा। ब्लैक कलर के डॉग को मैंने मीडियम साइज में बनाया है और इसका काम में तौर पर अटैक करना होगा। इसके दांत और जबड़ों को मैंने बहुत मजबूती से बनाया है। इनको मैंने सबसे ज्यादा हार्ड टाइटेनियम निकल एलॉय से बनाया है और इनके दांत बहुत ही शार्प हैं। और रही बात गोल्डन कलर के डॉग की, तो ये सबसे बड़ा डॉग है और इनका मैं काम डिफेंस का होगा। इनके शरीर पर जो भी बाल है उन्हें हमने न्यूटन मैकेनिकल फाइबर से बनाया है। इन सब का इस्तेमाल अगर आराम से किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर गोल्डन कलर के डॉग के बालों को ज्यादा मजबूती से पकड़ा जाए तो यह सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक आर्मर की लेयर में बदल जाते हैं, जिससे इनकी बॉडी सेफ हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, इनकी स्किन और फ्लश को मैंने सॉफ्ट पर सबसे टफेस्ट स्टील से बनाया है। रेहान ने एक बार इन सबको हैरानी से देखा, पर अगले ही पल थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया और कंफ्यूज होते हुए बोला, क्या तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि यह तीनों आर्टिफिशियल मैकेनिकल डॉग बनकर पूरी तरह से तैयार हो गए हैं? रेहान का सवाल सुनकर रजत ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, यस बॉस, हम इन प्रोडक्ट्स को कंप्लीट प्रोडक्ट के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप कंटिन्यूअस इन्हें ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो आपको एक्चुअल कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करना होगा। इनके अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वह खुद ही इन्हें आसपास के माहौल के अकॉर्डिंग बैटल इंफॉर्मेशन के बारे में सारी जानकारी धीरे धीरे कलेक्ट करने में मदद करेगी। रजत की बात सुनकर रेहान ने उससे पूछा, ऐसी भाषा बोलो जो मुझे समझ आए। रेहान का सवाल सुनकर रजत को कुछ समझ नहीं आया कि वो और कौन सी भाषा में बोले, इसीलिए उसने अपना सिर खुजाना शुरू कर दिया और रेहान को सवालिया नजरों से देखना शुरू कर दिया। रजत को इस तरह की हरकत करता देखकर रेहान समझ गया कि उसे कुछ समझ नहीं आया है। उसने अपना गला थोड़ा साफ किया और उसके बाद रजत से कहा, मेरे कहने का मतलब है कि मुझे इनके फंक्शंस के बारे में थोड़ा और बताओ। रेहान की बात सुनकर रजत ने बहुत एक्साइटेड होते हुए उससे कहा, बाकी नॉर्मल फंक्शंस के अलावा ये लोग अपने मुंह से आग भी निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अल्ट्रासोनिक वेव और रेडा की मदद से ये किसी भी इंसान को ढूंढ सकते हैं। इनके पास रियल डॉग की तरह की जो खूबियां होती है वह सब तो है ही। इसके अलावा ये इंफ्रारेड फेंट लाइट, हीट लाइट और अदर ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट। रजत अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही रेहान, जो लगातार बहुत ही ध्यान से उसकी एक एक बात सुन रहा था, उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। उसका चेहरा उम्मीदों से भर गया था और अपने सामने 3 डॉग्स देखकर उसे इस वक्त रजत और रितिका की हुई कलाकारी पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा था। रेहान ने जल्दी से अपने दोनों हाथों को बजाते हुए एक तेज आवाज की और उसके बाद कहा, वेरी गुड, इन सबको मेरे हिमालयन पर लेकर चलो और वहीं पर इनका ट्रायल भी देख लेंगे। ये लोग वहीं पर मेरे मैनर की पेट्रोलिंग करेंगे। असल में इस वक्त रेहान को कोई अंदाजा नहीं था कि जापान की रॉयल फैमिली और कपूर खानदान कोको को यहाँ से ले जाने के लिए किस तरह की ट्रिक प्ले करेंगे। इसीलिए वह हर हाल में अपने दुश्मनों को हराना चाहता था और उसके लिए आसपास की जितनी भी सिक्योरिटी थी वो उसे टाइट कर देना चाहता था। सबसे पहले तो उसे ऐसी ताकत की जरूरत थी जो उसके आइलैंड को सेव कर सके। तभी कुछ सोचकर रेहान ने रजत से पूछा, अच्छा ठीक है,
पहले यह तो बताओ कि क्या ये तीनों बायोनिक मैकेनिकल डॉग फाइटिंग कर सकते हैं? रेहान का सवाल सुनकर रजत जोर जोर से हंसने लगा और फिर रेहान से बोला, ये सवाल पूछने का आपका क्या मतलब है? रेहान, क्या मैंने इन सबको इतनी मेहनत से सिर्फ डेकोरेशन के लिए बनाया है? शायद आपको नहीं पता, पर मैं बता दूं कि ये मैकेनिकल डॉग आसानी से एक साथ और एक बार में 7 से 8 टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ लड़ाई कर सकते हैं। रजत की बात सुनकर रेहान ने बहुत ही हैरान होते हुए पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? रेहान को इस वक्त ऐसा लग रहा था कि ये मैकेनिकल स्ट्रक्चर जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंस्टॉल किया गया है, ये उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है जितना कोई इंसान होता है, और ना ही उनकी तरह उतनी अच्छी फाइटिंग कर सकते हैं। रजत ने जिस हिसाब से बायोनिक मैकेनिकल डॉग के बारे में बताया था, उसे सुनकर रेहान काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि अभी तक उसे अंदाजा नहीं था कि यह बायोनिक रोबोट किस हद तक काम कर सकते हैं। रेहान को इतना सवाल पूछता हुआ देखकर रजत ने उससे कहा, आप एक काम कीजिए, कुछ टाइगर सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ बुला लीजिए और अभी उनकी फाइटिंग मेरे बनाए हुए इन बायोनिक मैकेनिकल डॉग के साथ करवाए, आपको सब समझ आ जाएगा। रजत की बात सुनकर रेहान ने तुरंत उसे मना करते हुए कहा, भूल जाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। अगर इनकी वजह से टाइगर सिक्योरिटी गार्ड को कोई नुकसान हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा? रेहान को फिलहाल इन मैकेनिकल डॉग के मुंह में बने हुए उन शाइनी और शार्प दांत से बहुत ज्यादा डर लग रहा था जो मेटल से बने हुए थे। रजत की बात सुनकर तो वैसे ही रेहान को इन डॉग्स से और भी ज्यादा डर लग रहा था। यह जितने भी डॉग्स थे उन सबके दांत बहुत ज्यादा नुकीले थे, बिल्कुल किसी चाकू की तरह, जिन्हें किसी भी इंसान की सॉफ्ट स्किन बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती थी। अगर एक बार के लिए भी इनके दांत किसी इंसान के शरीर के लग जाए तो हो सकता था कि उससे इंसान को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। वैसे तो इन डॉग्स के दांत बहुत ही ज्यादा भयंकर थे और बहुत ही ज्यादा डरावने भी थे, पर फिर भी रजत के बनाए हुए ये तीनों मैकेनिकल डॉग और इनकी क्रिएशन काफी अच्छी थी। ये सिर्फ देखने में ही बहुत ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे, बल्कि अपने भरे पूरे शरीर की वजह से ये बहुत ही ज्यादा क्यूट भी नजर आ रहे थे। रेहान ने थोड़ी चिंता करते हुए कहा, अगर मैं इन डॉग को अपने आइलैंड पर लेकर जाऊंगा और इन्हें पेट्रोलिंग करने दूंगा तो क्या ये रैंडम किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचा देंगे? रेहान का सवाल सुनकर रजत ने उससे कहा, सब बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि इंटेलिजेंस को के अंदर 0 है और इन लोगों की इंटेलिजेंस किसी भी जीनियस से बहुत ज्यादा हाई है। जैसे ही हम आइलैंड पर फेशियल कॉग्निशन का इस्तेमाल करेंगे तो ये लोग अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उन्हें पहचान लेंगे और वहाँ रहने वाले लोग इन्हें अपने दुश्मन नहीं लगेंगे। जैसे ही रेहान ने रजत की बात सुनी तो उसने थोड़ा सेटिस्फाई होते हुए कहा, अच्छा तो ऐसी बात है, फिर मैं इन्हें अपने साथ आइलैंड लेकर जाऊंगा। रेहान की बात सुनकर रजत ने उसे रोकते हुए कहा, क्या बोल रहे हो रेहान? क्या तुम सच में इसे अपने साथ लेकर जाओगे? ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप है, वैसे तो इसके अंदर सब कुछ परफेक्ट है, पर फिर भी बहुत सारा काम अभी फिक्स करना बाकी है। इन तीनों एंड्रॉइड को बनाने में और इनकी क्राफ्टिंग करने में रजत को बहुत ज्यादा टाइम लगा था और उसने बहुत मेहनत की थी। और सबसे बड़ी बात कि उसके पास पहले से टेक्नोलॉजी थी, वरना उसे और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। हालांकि जब तक फैक्ट्री में काम शुरू नहीं हो जाता तब तक इन सब चीजों का बड़े लेवल पर मास प्रोडक्शन भी शुरू नहीं हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ रेहान इसे अपने साथ ले जाने की बात कर रहा था, जबकि अभी तक यह सब कुछ पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था और रजत ने काफी मेहनत के साथ काफी टाइम देते हुए इन सब को बनाया था। इसीलिए रेहान की ले जाने की बात सुनकर उसे थोड़ा सा दिल में दर्द होने लगा। कहीं ना कहीं वह इन सब से अटैच हो गया था और वह कुछ दिन और इन सब के साथ अपना टाइम गुजारना चाहता था। यह सारे मैकेनिकल बायोनिक रोबोट बिल्कुल किसी ऑर्डिनरी डॉग्स की तरह दिखाई देते थे। हालांकि इनका साइज काफी ज्यादा था और इस वजह से यह थोड़े से रियल नजर आते थे। और अगर इन डॉग्स की बनावट की जाए तो इनके अंदर पूरी तरह से मशीन को डाला गया था और बाहर से इन पर नकली बाल लगाए गए थे। और इनके अंदर जो बैटरी लगाई गई थी वो सुपर एनर्जी बैटरी थी। ये लोग सिर्फ पेट्रोलिंग का और गार्ड का काम ही नहीं करते थे, बल्कि नॉर्मल डॉग्स की तरह लोगों से इंटरेक्ट भी करते थे इसमें। और नॉर्मल पालतू डॉग्स में किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं था। और यह बात रेहान को भी काफी ज्यादा पसंद आ रही थी और इसीलिए वह इन डॉग्स को अपने साथ अपने आइलैंड पर लेकर जाना चाहता था। बायोनिक डॉग्स और बायोनिक रोबोट, ये दो ऐसे प्रोजेक्ट थे जिन पर सबसे ज्यादा ध्यान देने के लिए, उन्हें डेवलप करने के लिए रेहान ने रजत को कहा था। इस वक्त रेहान के अंडर में बहुत सारी इंडस्ट्री थी और उन सब पर रेहान का अपना कंट्रोल था जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था।
ऐसे में रेहान अपने कुछ हजार टाइगर सिक्योरिटी गार्ड पर निर्भर नहीं रह सकता था, जो लिमिटेड सिक्योरिटी ही दे सकते थे। रेहान का साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और इसी वजह से लिमिटेड टाइगर सिक्योरिटी गार्ड के भरोसे रेहान नहीं रह सकता था। उसे ऐसे लोग चाहिए थे जो उसके इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हो जाए और 24 घंटे सिक्योरिटी दे सके। इस दुनिया में बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों ही कोई छोटी या आम बात नहीं थे, क्योंकि हर दिन इनका लोगों से उलझना होता था और इसी वक्त जैसे इनकी जिंदगी हर वक्त युद्ध का मैदान बनी रहती थी। कब कौन सा दुश्मन कहां से आकर इन पर वार कर दे, इन्हें पता भी नहीं होता था। इसीलिए रेहान चाहता था कि उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द बायोनिक रोबोट और यह टेक्नोलॉजी उसके आसपास रहे, ताकि वह और ज्यादा बेहतर तरीके से दुनिया पर राज कर सके और अपने काम को अंजाम दे सके। जल्दी ही रेहान तीनों बायोनिक डॉग्स को अपने साथ अपने आइलैंड पर ले आया था और यहाँ लाते ही उन्हें उनको ऑटोमेटिक एक्टिव करने के बाद पूरे आइलैंड पर पेट्रोलिंग करने का काम दे दिया था। जैसे ही रेहान के घर पर काम करने वाले नौकरों ने देखा कि रेहान अपने साथ 3 डॉग्स लेकर आया है, तो वो बहुत ज्यादा हैरान रह गए, क्योंकि इन 3 डॉग्स का साइज बहुत ज्यादा बड़ा था। हालांकि नौकर होने की वजह से ना तो उन्हें कोई सवाल करने का हक था और ना ही उन्हें इन सब के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज थी, इसीलिए उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन सबको लग रहा था कि रेहान ने शायद इन स्पेशल डॉग्स को कहीं से खरीदा है, पर किसी को नहीं पता था कि ये डॉग्स जो इतने बड़े दिख रहे हैं और जो असली डॉग्स की तरह लग रहे हैं, असल में सिर्फ एक मशीन है। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त रेहान भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। वो देखना चाहता था कि इन 3 बायोनिक डॉग्स की कॉम्बैट स्ट्रेंथ कैसी है। रेहान इन डॉग की कैपेसिटी को अच्छे से देखना चाहता था। हालांकि सेफ्टी इशू को देखते हुए रेहान ने इनकी लड़ाई टाइगर सिक्योरिटी गार्ड से कराने का विचार पूरी तरह से अपने मन से हटा दिया था, क्योंकि रेहान जानता था कि इस सिक्योरिटी गार्ड को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है और हो सकता है कि उनकी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाए। वहीं दूसरी तरफ विवान अपनी टीम में 3 नए गार्ड्स को शामिल होता देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। उसे यह सब देखकर काफी ज्यादा मजा आ रहा था। उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि उसके बॉस की लैब में इस तरह की साइंस फिक्शन चीज क्रिएट की जा सकती है। इनके बारे में रेहान के कुछ खास लोगों को ही पता था, जिनमें मैगी, रजत, रितिका और विवान था। कुछ सोचकर विवान ने रेहान से पूछा, बॉस, यह चीज जो आप अपने साथ लेकर आए हैं, क्या इन पर विश्वास किया जा सकता है? क्या रजत की बनाई हुई और क्रिएट की हुई इस टेक्नोलॉजी